हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एक्सप्लोर नोवेल्स 2.0 में। मैं अपने चैनल पर सभी प्रकार के नोवेल्स को समराइज और एक्सप्लेन करता हूं। अध्याय 56, मैं तो बस बर्बाद करना चाहता था। आयुष सिंह की बात सुनकर मेज़बान को पसीना आने लगा। सौभाग्य से मेज़बान तेज तर्रार था और जल्दी से जवाब देने में सक्षम था। आहा, आयुष सिंह मजाक कर रहे होंगे। अरे हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, हम अभी लाइव प्रसारण कर रहे हैं। आयुष सिंह के शब्द अभी दुनिया भर में प्रसारित हो रहे हैं। आयुष सिंह, लाइव प्रसारण। 1 मिनट रुको, ये कौन सा चैनल है? होस्ट ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा, ये त्यांजिंग वैरायटी चैनल है। आयुष सिंह, शियाओई, चैनल बदलकर त्यांजिंग वैरायटी चैनल लगाओ। कुछ ही देर बाद आयुष सिंह ने बोलना शुरू किया। हेलो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? क्या तुम सुन सकते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, ऐसा लगता है कि यह वाकई लाइव प्रसारण है। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वह टेलीविजन से सुना जा सकता है। यह मजेदार है। मेज़बान रोने की कगार पर था। मिस्टर आयुष सिंह, क्या अब आप मुझ पर विश्वास करते हैं? आयुष सिंह, हाँ, मुझे तुम पर यकीन है। तुम मुझसे क्या पूछ रहे थे? कौन सी योजना? मैं कोई योजना नहीं बना रहा था। होस्ट, ऐसा कैसे हो सकता है? मिस ली नियानवेई का कॉन्सर्ट इतना सफल रहा कि कुछ ही दिनों में उनकी नेटवर्थ आसमान छू गई। हम ये जानना चाहेंगे कि आपको इस ईश्वरीय योजना की प्रेरणा कहाँ से मिली? आयुष सिंह, ओह, कॉन्सर्ट। तब मैंने क्या किया? मेरे पास वास्तव में कोई योजना नहीं थी। मैं केवल बर्बाद करना चाहता था। मैं ऊब गया था और वैसे भी करने के लिए कुछ भी नहीं था। लाइव प्रसारण के बावजूद भी उनका जवाब इतना नीरस था। होस्ट ने निर्णायक रूप से कॉल समाप्त कर दी। सभी से माफी चाहता हूँ। हमें शायद गलत व्यक्ति मिल गया है। कृपया एक पल रुकें। हमें शायद गलत नंबर मिल गया है। बोलते समय उन्होंने बैकस्टेज में लोगों को आंख मारी, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी और को बुलाने का प्रयास किया। अगर यह जारी रहा तो कार्यक्रम निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएगा। आयुष सिंह दूसरी तरफ फोन पर कोस रहा था। अरे, इस व्यक्ति में इतनी कमी क्यों है? क्या मैं सच नहीं बोल सकता? मुझे मत बताओ कि मुझे आपकी सुविधा के लिए झूठ बोलना पड़ेगा। बेतुका, पूरी तरह से बेतुका। शियाओई कोने में खड़ी होकर अपना पसीना पोंछ रही थी। इस युवा मास्टर ने वाकई अपनी बात कहने की हिम्मत की, लेकिन उसे वास्तव में इस बारे में ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं थी। अपनी पृष्ठभूमि और हैसियत के साथ उसे इस टीवी कार्यक्रम की कोई परवाह नहीं थी। आयुष सिंह कुछ देर तक बड़बड़ाता रहा और बाद में उसने लिंग शियाओई का फोन फेंक दिया। लिंग शियाओई दुखी था। युवा मास्टर, वह फोन मेरा है। आयुष सिंह, कोई बात नहीं, मैं अपना दे दूंगा। आयुष सिंह ने एक सीमित संस्करण वाला स्मार्टफोन दे दिया जिसकी कीमत 125,000 युआन थी। कमरे में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। आयुष सिंह ने अचानक अपनी ठुड्डी रगड़ी और कहा, ओह हाँ, शियाओई, जोंगबियान की वेबसाइट कैसी है? भर्ती अभियान कब आयोजित होगा? लिंग शियाओई ने जवाब दिया, युवा मास्टर, लगभग 40 लोगों ने साइन अप किया है। साक्षात्कार इस आने वाले शनिवार को सुबह 9 बजे निर्धारित है। क्या युवा मास्टर तब देखने का इरादा रखते हैं? आने वाले शनिवार को सुबह 9 बजे। आयुष सिंह ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। अभी रात के 8 बज रहे हैं। करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है और सड़कों पर भीड़ और शोर है। चलो अब इंटरव्यू का इंतजाम करते हैं। उन्हें फोन करो, कहो कि मैं रात 9 बजे इंटरव्यू रखूंगा। हम उन सभी का इंटरव्यू लेंगे जो आ पाएंगे। ठीक है, युवा मास्टर। रात 9 बजे, चेनहुई बिल्डिंग, 8वीं मंजिल। जब से आयुष सिंह ने चेनहुई बिल्डिंग खरीदी है तब से उसकी कई तरह की चीजें वहां से हटा दी गई हैं। कैवेई एंटरटेनमेंट 9वीं मंजिल पर था। जोंगबियान की वेबसाइट 8वीं मंजिल पर थी। 10 से ज्यादा मंजिलें खाली थीं। आयुष सिंह के पास पैसे की कमी नहीं थी, इसलिए उसने उन्हें बाद में इस्तेमाल के लिए रख लिया। जिस तरह से आयुष सिंह पैसे बर्बाद कर रहा था, बिल्डिंग कुछ ही समय में भर जाएगी। जोंगबियान का कार्यालय 8वें स्तर पर था। जब आयुष सिंह जोंगबियान वेबसाइट के कार्यालय के दरवाजे पर पहुंचे तो सभी कर्मचारी दरवाजे पर 2 साफ सुथरी पंक्तियों में खड़े थे। जब आयुष सिंह अपने 9 मशहूर नौकरों के साथ अंदर आए तो कर्मचारियों ने एक साथ सिर झुकाया। नमस्ते, यंग मास्टर। जब जोंगबियान वेबसाइट के महाप्रबंधक ने सुना कि प्रसिद्ध उड़ाऊ व्यक्ति आयुष सिंह आ रहे हैं तो उन्होंने तुरंत सभी 40 कर्मचारियों को इकट्ठा किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनमें से कोई नहीं आ पाया, लेकिन वे टिप पाने का मौका खो देंगे। 10 मिनट के अंदर ही सारे कर्मचारी इकट्ठा हो गए। उन्हें पक्का यकीन था कि यंग मास्टर आयुष सिंह उन्हें निराश नहीं करेंगे। सच में, यंग मास्टर आयुष सिंह ने कुछ भी कहने से पहले हाथ हिलाया। बहुत बढ़िया, 2000 प्रति व्यक्ति। सभी कर्मचारी कृतज्ञता से भर गए और कुछ युवा महिला संपादक उत्साहित थीं। देखो 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 देखो, यंग मास्टर वाकई अलग है। उसके पीछे 9 नौकर चल रहे हैं, एक कुत्ते को पट्टे से पकड़े हुए। एक बार जब उसने बात की तो सभी को 2000 युआन की टिप मिली। वह बहुत बढ़िया है। ली नियानवेई एक आदर्श पत्नी है और आयुष सिंह एक आदर्श पति है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं ली नियानवेई के प्रकार का हूँ। मैंने सुना है कि पुरुषों को सुंदर दिखना पसंद होता है। क्या मुझे जानबूझकर आयुष सिंह के सामने गिरकर उसे अपना चेहरा दिखाना चाहिए?
भूल जाओ, अगर 9 नौकरों को लगता है कि मैं आयुष सिंह की हत्या करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे पीट पीट कर मार डाला जाएगा। आयुष सिंह को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वे क्या सोच रहे थे। उसने नाक सिकोड़ते हुए पूछा, साक्षात्कारकर्ता कहाँ हैं? चलो, मुझे उनके पास ले चलो। देखो उनमें से कोई मुझे खुश कर सकता है या नहीं। ठीक है, मानव संसाधन प्रबंधक ने आगे बढ़कर कहा। वे मीटिंग रूम में यंग मास्टर के आने का इंतजार कर रहे हैं। आज रात 36 लोग आए, बाकी लोग नहीं आ पाए। बहुत बुरा होगा अगर वे ऐसा नहीं कर पाते, आयुष सिंह ने बड़बड़ाते हुए कहा। कभी कभी किस्मत मायने रखती है। आयुष सिंह और उसके नौकर सेना की तरह मीटिंग रूम में घुसे। आयुष सिंह कमरे के बीच में आराम से सीट पर बैठ गए, जबकि मानव संसाधन प्रबंधक और महाप्रबंधक दोनों तरफ पंक्तियों में बैठे थे। 9 नौकर दीवार के सामने एक पंक्ति में खड़े थे, बाकी कर्मचारी व्यवस्थित तरीके से बैठ गए। साक्षात्कार शुरू हुआ। आयुष सिंह, पहले कौन है? एक आदमी आगे बढ़ा। नमस्ते, मेरा नाम जिंग शाओ हुई है। मैंने तियानजिंग यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से स्नातक किया है, आर्थिक विश्लेषण में पीएचडी की है। कंपनी की मौजूदा स्थिति के संबंध में मुझे विश्वास है कि आधे साल के भीतर कंपनी के घाटे को मुनाफे में बदल दिया जाएगा। मानव संसाधन प्रबंधक ने सिर हिलाया और फुसफुसाया, वह बुरा नहीं है। अर्थशास्त्र में पीएचडी सक्षम लगता है। महाप्रबंधक, वह अच्छा करेगा। आयुष सिंह ने उदासीनता से कहा, वह ठीक ठाक है। आगे दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ा। नमस्ते, मेरा नाम हाओ जियालियांग है। मैंने तियानहाई विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ चाइनीज लैंग्वेज से स्नातक किया है। मैंने आधुनिक भाषा अनुसंधान में पीएचडी की है। मुझे लगता है कि ऑनलाइन उपन्यास वेबसाइट में सबसे महत्वपूर्ण बात उपन्यासों की गुणवत्ता है। मुझे विश्वास है कि मैं उपन्यासों की गुणवत्ता बढ़ा पाऊंगा और 5 महीने में घाटे को मुनाफे में बदल पाऊंगा। मानव संसाधन प्रबंधक फुसफुसाया, ये भी बुरा नहीं लगता। गुणवत्ता वास्तव में महत्वपूर्ण है। उसने मौके पर ही सही निशाना साधा। महाप्रबंधक, दिलचस्प है, ये युवा लड़का इसमें सफल हो जाएगा। आयुष सिंह ने पहले की तरह उदासीन भाव से अपना हाथ हिलाया। ठीक ठाक। अगला अध्याय 57। यहाँ तक कि ये भी नहीं बन सकता। एचआर मैनेजर को चक्कर आ गया। अगर उसे इस तरह की प्रतिभा भी नहीं चाहिए तो वह आखिर क्या चाहता है? एक एक करके आयुष सिंह तीसरे, चौथे, 5वें व्यक्ति के पास से गुजरा और धीरे धीरे बेचैन हो गया। आसपास के कर्मचारी हैरानी से देख रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। हालांकि चूंकि वह चेयरमैन था, इसलिए वे कुछ भी कहने में असमर्थ थे। इसके अलावा वे पहले ही 2000 युआन का लाल पैकेट ले चुके थे, इसलिए उन्हें बस सहन करना था और इसके खत्म होने का इंतजार करना था। बहुत जल्दी ही साक्षात्कार के लिए अंतिम व्यक्ति आ गया। कर्मचारियों को कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसने जो पहले शब्द कहे थे वे थे, सभी को नमस्कार, मेरा नाम झांग वैन्यांग है। मैंने स्नातक किया है। मैं इसका उल्लेख नहीं करूंगा क्योंकि यह सिर्फ एक तृतीय श्रेणी का विश्वविद्यालय है, इसका उल्लेख करने का कोई मतलब नहीं है। उनकी बातें सुनकर कई महिला कर्मचारी अपनी हंसी रोक नहीं सकी। एचआर मैनेजर तुरंत ही इतना क्रोधित हो गया कि वह हंसने लगा। हम एक डायरेक्टर को बिजनेस सर्विस डिपार्टमेंट का प्रमुख नियुक्त कर रहे हैं। क्या आप वाकई इस योग्य हैं? आयुष सिंह अपनी आंखें आधी बंद करके ऑफिस की मेज पर लेटा हुआ था और लापरवाही से एक नजर डाल रहा था। ये झांग वैन्यांग मैले कुचैले कपड़े पहने हुए था, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी त्वचा सांवली थी। वह किसी निर्माण स्थल से ईंट ढोने वाले मजदूर की तरह दिख रहा था। फिर भी इसने आयुष सिंह की पहली धारणा को उसके बारे में बुरा नहीं बनाया, लेकिन केवल कमजोर ढंग से पूछा, हाँ, मुझे समझ आ गया। तुम क्या करने में सक्षम हो? मुझे पता है कि पैसे कैसे खर्च करने हैं। झांग वैन्यांग अपना सिर ऊंचा करके और छाती फुलाकर खड़ा था। मेरा मानना है कि मौजूदा स्थिति में जोंग ज्ञान के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि जितना संभव हो सके उतना पैसा खर्च किया जाए। मैंने तुम्हें चुना है। आयुष सिंह का मन तुरंत हल्का हो गया। उसने मेज पर जोरदार तमाचा मारा, जिससे सभी चौंक गए। मैंने तुम्हें चुना है। आखिरकार मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जो मेरी पसंद के मुताबिक था। यह आसान नहीं था। जबड़े फर्श पर गिरने की आवाजें सुनी जा सकती थीं। एचआर मैनेजर ने हिंसक ढंग से अपने हाथ से अपनी छाती को ढक लिया। मेरे दिल, अरे मेरे, ये छोटा सा पूर्वज लोगों को चुनने में किस नियम का पालन कर रहा है? 9 नौकर सोच रहे थे, इन देहाती लोगों को देखो, क्या वे सोचते हैं कि वे यंग मास्टर के विचारों को समझ सकते हैं? जिन लोगों के पास उच्च योग्यता थी और जिनका साक्षात्कार हो चुका था, वे सभी इस बात पर अचंभित थे और आपत्ति जता रहे थे। वह देहाती झांग वैन्यांग, जिसने तीसरी श्रेणी के विश्वविद्यालय से स्नातक किया था, नौकरी में उनसे आगे निकल गया। वे इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे? कुछ लोग तो चिल्लाने लगे, छिपकर सौदा, यह एक छिपकर सौदा है। फिर उन्हें गुर्गों ने बैठक कक्ष से बाहर खींच लिया। आयुष सिंह ने आसपास के लोगों की आहों और विस्मय को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। चमकती आंखों से उसने झांग वैन्यांग से पूछा, मुझे बताओ कि तुम पैसे कैसे खर्च करने की योजना बना रहे हो? अगर तुम्हारी योजना अच्छी रही तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। झांग वैन्यांग ने धीरे धीरे कहा, खर्च करना जरूरी है। मेरे ख्याल से अगर कोई वेबसाइट सफल होना चाहती है तो लेखकों की संख्या बड़ी होनी चाहिए। इसलिए उनके ट्रीटमेंट का पैमाना बढ़ाया जाना चाहिए।
वर्तमान में देश में सबसे बड़ी ऑनलाइन उपन्यास वेबसाइट टकी बुक स्टोर है और वहां होने वाले मुनाफे में से 60% वेबसाइट का और 40% लेखकों का है। उनके पास पूर्णकालिक उपस्थिति के लिए एक इनाम भी है। वेबसाइट लेखकों को 100 युआन का इनाम देती है अगर वे एक महीने के लिए प्रतिदिन 5000 अक्षरों की दर से अपने अध्यायों को नवीनीकृत करते हैं। कुछ और छोटे मोटे इनाम भी हैं। वहां तक बात करते हुए झांग वैन्यांग ने आगे कहा, इसलिए चूंकि टकी बुक स्टोर हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी है, इसलिए हमें लेखकों के प्रति अपने व्यवहार के मामले में उन्हें हराना होगा। तभी हम और अधिक लेखकों को आकर्षित कर पाएंगे। मेरी योजना है कि हमारी वेबसाइट लाभ को विभाजित करे, वेबसाइट के लिए 40% और लेखकों के लिए 60%, और अगर वे प्रतिदिन 6000 अक्षर लिखने की दर बनाए रखते हैं तो उन्हें 200 युआन का मासिक इनाम मिलेगा। जनरल मैनेजर झांग वैन्यांग को लात मारने के अलावा कुछ नहीं कर सका। क्या इस बदमाश को पता है कि हम पहले से ही घाटे में चल रहे हैं, जबकि हमारा इलाज भी उनके बराबर ही है। अगर हम इलाज बढ़ा दें तो हमें कितना नुकसान होगा। अप्रत्याशित रूप से आयुष सिंह ने हंसते हुए कहा, बहुत बढ़िया, मुझे आपका विचार पसंद आया। वैसे भी मैंने पैसे कमाने की योजना नहीं बनाई थी। हम आपकी योजना का पालन करेंगे। क्या आपके पास कोई और सुझाव है? झांग वैन्यांग ने आगे कहा, फिर विज्ञापन भी है। हमारी वेबसाइट के विज्ञापन हर जगह होने चाहिए। जब तक कोई पढ़ता है उसे हमारी वेबसाइट के बारे में पता होना चाहिए। भले ही उन्होंने टकी बुक स्टोर के बारे में कभी न सुना हो, उन्हें जोंगब्यान के बारे में पता होना चाहिए। एचआर मैनेजर अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। युवक, क्या तुम्हें पता है कि हमें कितना पैसा खर्च करना होगा? कम से कम लाखों। कौन इतना खर्च कर सकता है? यह इसी तरह से किया जाएगा। आयुष सिंह ने एचआर मैनेजर की बात को अनसुना कर दिया और सीधे फैसला सुना दिया। मुझे इसी तरह से काम करना पसंद है। कर्मचारियों की ओर से हताशा की आवाजें आ रही थीं। कंपनी का प्रदर्शन पहले से ही अच्छा नहीं था, इसलिए अगर वे झांग वैन्यांग की योजना का पालन करते तो उन्हें निश्चित रूप से घाटा होता। बहुत जल्द ही कंपनी इस दर पर अपने संचालन को बनाए रखने में सक्षम नहीं होगी। अगर आयुष सिंह के पास पैसा होता तो भी वह इतना घाटा नहीं उठा पाता। विज्ञापन अन्य निवेशों से बिल्कुल अलग था। अन्य निवेशों के विपरीत, जिनमें केवल एक ही निवेश की आवश्यकता होती है, इसमें कोई सीमा नहीं थी कि किसी को विज्ञापन पर कितना खर्च करना होगा। झांग वैन्यांग ने अपना पिछला वाक्य समाप्त करने के बाद निष्कर्ष निकालने से पहले एक पल के लिए विराम लिया। वर्तमान में विज्ञापन करना शुरू करने का ये सबसे अच्छा समय नहीं है। उपन्यास और मनोरंजन इस मायने में समान है कि उनका मूल्य उनकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है। देवीली न्यानवेई केवल एक संगीत कार्यक्रम में प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर पाती अगर वह पहले से ही अत्यधिक प्रतिभाशाली नहीं होती। अगर कोई दूसरी श्रेणी की गायिका उनकी जगह लेती तो चाहे कोई उनके समर्थन में कितना भी पैसा और संसाधन खर्च करे, सब व्यर्थ होता। यह अर्थहीन होगा। आपकी बात सही है। आयुष सिंह ने सिर हिलाया। तो अभी के लिए बस योजना का पालन करें। लेखकों के साथ व्यवहार बढ़ाने से शुरू करें। और ठीक है, 4-6 मत करो, 3-7 करो। हम सिर्फ 30% मुनाफा लेंगे। उड़ाओ, कितना उड़ाओ? जनरल मैनेजर ने अपना माथा पीट लिया। फिर हम मुनाफा कैसे कमाएंगे? बेशक उसने यह बात जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। ठीक है, आप सभी को बर्खास्त कर दिया गया है। और ठीक है, संपादकों को रुकना है, मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। आयुष सिंह ने अपने हाथ हिलाए। आप में से जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं बचा है, वे अब घर वापस जा सकते हैं। जल्द ही वे असंबंधित लोग बैठक कक्ष से बाहर चले गए। अब केवल आयुष सिंह, उनके 9 अनुचर और 10 से अधिक संपादक ही बचे थे। आयुष सिंह ने पूछा, मुझे एक सवाल पूछना है। मैं कुछ लेखकों से संपर्क करने की योजना बना रहा हूं। आप लोग मदद करें और देखें कि क्या आप पहले भी ऐसे किसी व्यक्ति से मिले हैं। युवा मास्टर, कृपया अपने मन की बात कहें। एक गंजे सिर वाले संपादक ने भीड़ के बीच से पूछा। मुझे ऐसी किताबें चाहिए जो लड़ाई और हत्या के बारे में लिखती हों। अगर तुम मुझे घूरोगे तो मैं तुम्हें पीटूंगा, अगर तुम मुझे डांटोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। ऐसी किताबें हैं। क्या कोई किताब है? आयुष सिंह की आंखें लगभग 200 वॉट के बल्बों की तरह चमक रही थीं। वह कक्षा में अपना समय बिताने के लिए इस तरह की चीजों पर निर्भर था। यह संपादकगण हिंसक रूप से अपना पसीना पोंछ रहे थे और एक दूसरे को घूर रहे थे। अंत में गंजे सिर वाले संपादक ने घबराते हुए कहा, मैं इस तरह के लेखकों से पहले भी मिल चुका हूं। उनके उपन्यासों की नवीनता के कारण मैं उनके नाम चुपके से याद कर लेता हूं। सच में? आयुष सिंह का हौसला आखिरकार बढ़ा। कंपनी में अब आपकी क्या स्थिति है? बाल्दी ने जवाब दिया, युवा मास्टर, मैं अब ग्रुप 1 का मुख्य संपादक हूं। मेरा नाम राजीव है। आयुष सिंह ने अपनी उंगलियां चटकाईं। अब से आप मुख्य संपादक होंगे। उसके शब्द सुनकर बगल में बैठा एक अधेड़ उम्र का आदमी कांप उठा। कहने की जरूरत नहीं कि वह पिछला मुख्य संपादक होगा, एक बदकिस्मत आदमी। जिन लेखकों के बारे में आप बात कर रहे हैं उन्हें मुझे सुझाइए। आयुष सिंह ने तथ्यात्मक रूप से कहा। देखता हूं कि क्या वे मुझे संतुष्ट कर पाते हैं। अध्याय 58। तांग जिंगहुई ने सावधानीपूर्वक पूछा, तो अगर आप संतुष्ट हैं तो हमें क्या करना चाहिए? आयुष ने उसकी ठुड्डी को छुआ। तुम लोग ये कैसे सुनिश्चित करते हो कि लेखक बीच में ही न रुक जाएं? इसे आमतौर पर हिजड़ा एक भी कहा जाता है।
तांग जिंगहुई ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, आमतौर पर हम जिस पद्धति का उपयोग करते हैं वह विच्छेद पद्धति है। इसका मतलब है कि हम उन्हें उनके द्वारा लिखे गए प्रत्येक 1000 अक्षरों के लिए भुगतान करते हैं। हम उनके उपन्यासों के परिणाम की अनदेखी करेंगे, लेकिन उन्हें केवल अक्षरों की संख्या के अनुसार भुगतान करेंगे। अब हम जो सामान्य दर उपयोग कर रहे हैं वह प्रत्येक 1000 अक्षरों के लिए 30 युआन है, और यह पहले से ही औसत वेतन से थोड़ा अधिक है। अगर मैं उन्हें ये दर प्रदान करता हूं तो यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यह एक अच्छा तरीका है। आयुष ने तुरंत फैसला किया। अगर उनकी लेखन शैली मुझे संतुष्ट करती है तो मैं उन्हें हर 1000 अक्षरों के लिए 100 युआन की पेशकश करूंगा। हे भगवान, उसने उनका उपन्यास भी नहीं पढ़ा है, लेकिन पहले से ही उन्हें इतनी ऊंची दर देने का फैसला कर लिया है, बशर्ते कि उनकी लेखन शैली उसे संतुष्ट करे। अगर लेखक प्रतिदिन 10,000 अक्षर लिखते हैं तो उन्हें एक दिन में 1000 युआन मिलेंगे, यानी हर महीने 30,000 युआन। ये निश्चित रूप से ऑनलाइन लेखकों के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक वेतन होगा। आयुष द्वारा पेश की गई उच्च दर को सुनकर तांग जिंगहुई पसीने से तरबतर हो गया और उसने बताया, ये लेखक शायद उस शैली में लिखते हैं जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनके उपन्यासों का प्रदर्शन काफी औसत है। मेरा अनुमान है कि हर 1000 अक्षरों के लिए 30 युआन उनके लिए पहले से ही पर्याप्त है। आयुष हैरान हो गए और उन्होंने पूछा, उनके उपन्यासों के प्रदर्शन का मुझसे क्या लेना देना है? बात बस इतनी है कि मुझे इस तरह के उपन्यास पसंद हैं। चूंकि मुझे यही पसंद है तो मुझे उन्हें अपने उपन्यासों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करने के लिए अच्छा भुगतान करना चाहिए और उन्हें लगातार अपना काम रोकना नहीं चाहिए या आधे में ही लिखना छोड़ देना चाहिए। बस 1000 अक्षर के लिए 100 युआन की दर पर समझौता कर लो। अगर मैं उनके उपन्यासों से संतुष्ट हो गया तो मैं दर बढ़ा दूंगा। हाँ, तांग जिंगहुई ने मन ही मन सोचा, ये वास्तव में कुख्यात उड़ाऊ आदमी है। सिर्फ इसलिए कि वह खुश है, वह प्रति 1000 अक्षरों पर 100 युआन की दर की पेशकश करता है, और अगर वह संतुष्ट हो जाता है तो दर बढ़ा भी सकता है। इसका मतलब होगा कि हर महीने 10,000 की आय होगी, जो मेरी कमाई से भी ज्यादा है। इससे मुझे भी लेखक बनने का मन करता है। हालांकि वह यही सोच रहा था, लेकिन वह इसे जोर से नहीं कह सकता था। इसके बजाय उसने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। जिस तरह के लेखकों की तुम तलाश कर रहे हो, मैं उनमें से 5 को जानता हूं। ऐसा कहते हुए उसने अपने बगल से एक लैपटॉप निकाला। उनके उपनाम हैं डार्क ड्रैगन ऑफ द यूनिवर्स, ड्रंक वैनम, अल्टीमेट स्काई लिमिट, ट्रेजर स्लेयर और स्माइल ऑफ द वैग्रांट। हाँ, ये लेखक वही हैं जिनकी मुझे तलाश है। इनके नाम देखकर ही पता चल जाता है कि ये जानलेवा आभा से भरे हुए हैं। आयुष ने पूछा, तो फिर उनके मौजूदा काम के बारे में क्या? मुझे दिखाओ, तांग जिंगहुई ने उत्तर दिया। ठीक है। आयुष ने लैपटॉप की स्क्रीन को देखा और कहा, बुरा नहीं है। ब्रह्मांड के इस डार्क ड्रैगन ने जो कहानी बनाई है वह कल्पना से भरी हुई है। उसके शब्द सरल, सीधे और जोशीले हैं। मुझे ये पसंद है। हालांकि उसने यही कहा था, लेकिन उसके दिल में वह बेहद खुश था। उसकी लेखन शैली मेरे पिछले जीवन के प्रसिद्ध लेखक चेन डोंग से काफी मिलती जुलती है। मुझे एक खजाना मिल गया है। अब मेरे पास पढ़ने के लिए कुछ है। ओह ठीक है। तांग जिंगहुई ने अपना ठंडा पसीना पोंछा। फिर बाकी का क्या? मैं पहले लेखन की गुणवत्ता देख रहा हूँ, धैर्य रखें। आयुष ने अन्य लेखकों के उपन्यास खोले। उन्होंने पहले अध्याय से पढ़ना शुरू किया और ऐसा करते हुए उन्होंने प्रशंसा की, यह ज्यादा पसंद है, इस तरह का उपन्यास ज्यादा दिलचस्प है। ऐसा करने का यही तरीका है। अगर वे मुझे डांटने की हिम्मत करते हैं तो उनके पूरे परिवार को मार डालो। हाँ सही है, यही वह प्रभाव है जो मैं चाहता हूँ, प्रभुत्व। आखिरकार ये ऑनलाइन उपन्यास हैं। अगर उनकी कहानी में प्रभुत्व नहीं है तो उनका स्वागत कैसे किया जाएगा? हाँ, मुझे अल्टीमेट स्काई लिमिट का यह उपन्यास पसंद है, बस उन्हें खा लो जो उन्हें पसंद नहीं है। कमाल है। हाँ, ब्रह्मांड के इस डार्क ड्रैगन ने जिस तरह से लिखा है वह काफी दिलचस्प है। कोई भी व्यक्ति पहले अध्याय के बाद दूसरे अध्याय को पढ़ने के लिए ललचाएगा। उसकी लेखन शैली भी बहुत जोशीली है। इस ड्रंक वैनम को देखिए कि मुख्य पात्र कैसे जवाबी हमला करता है। समय के साथ ज्वार बदल जाता है। किसी युवा को सिर्फ इसलिए नीचा नहीं समझना चाहिए क्योंकि वह गरीब है। कमाल है। मैं इसी तरह के प्रभाव की तलाश में हूँ। अगर कोई ऑनलाइन उपन्यास पढ़कर खुद को तरोताजा महसूस नहीं कर सकता तो उन्हें पढ़ने का क्या मतलब है? ट्रेजर स्लेयर के इस उपन्यास को देखिए। उनकी कहानी का प्रवाह बहुत बढ़िया तरीके से गढ़ा गया है। कहानी का हर हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सबसे दुर्लभ बात यह है कि उनके शब्द पढ़ने में सहज हैं। इसे ही मैं ऑनलाइन उपन्यासों का सार समझना कहता हूँ। शब्दों को सुंदर होने की जरूरत नहीं है जब तक कि वे देखने में थकाऊ न हो और पढ़ने में सहज हो। इस तरह की लेखन शैली मुझे अच्छी लगती है। यह आवारा की मुस्कान भी बुरी नहीं है। अकादमी के भीतर प्रतिस्पर्धा अच्छी है। तांग जिंगहुई ने जब ये सुना तो उसके पसीने छूट रहे थे। इस युवा मास्टर का स्वाद वास्तव में एक सामान्य व्यक्ति से अलग है। इस दुनिया में साक्षरकारियों ने हमेशा लालित्य और भव्यता की तलाश की है, एक वाक्य को व्यक्त करने के लिए विभिन्न मुहावरों का उपयोग किया है। लेकिन आयुष के लिए इस तरह के लेखक जिनके शब्द खूबसूरती से गढ़े नहीं गए हैं वही हैं जिनकी वह प्रशंसा करते हैं। हालांकि उनके सच्चे विचारों की अवहेलना करते हुए उन्हें अभी भी बाहरी तौर पर उनसे सहमत होना पड़ा। हाँ, युवा मास्टर की टिप्पणियां समझ में आती हैं।
फिर ये कुछ उपन्यास, क्या हमें वास्तव में उन्हें प्रति 1000 पात्रों के हिसाब से 100 युआन का भुगतान करना चाहिए? ये हमारे बजट से अधिक होगा। आयुष ने तुरंत फैसला किया। हाँ, उन्हें प्रति 1000 अक्षर 100 युआन की दर से भुगतान करें। उनके संपादकों से कहें कि वे उन्हें सूचित करें। मेरी केवल 2 शर्तें हैं। पहली, उन्हें बीच में रुकने की अनुमति नहीं है। दूसरी, कहानी में विषय वस्तु होनी चाहिए, अर्थहीन शब्दों से नहीं। जहां तक पैसे की बात है तो मैं कंपनी को वर्तमान उपयोग के लिए 3 मिलियन हस्तांतरित करूंगा। तांग जिंगहुई ने जल्दी से इन 2 शर्तों पर ध्यान दिया। ये सब पैसे का मामला था। जब तक वह इस यंग मास्टर को खुश कर सकता था तब तक पैसे की कोई समस्या नहीं थी। इस बिंदु पर आयुष ने कहा, ओह ठीक है, इविल स्पिरिट नामक एक उपन्यास है। मुझे कहानी काफी पसंद आई। लेखक से संपर्क करें और उसे प्रति 1000 अक्षरों के लिए 100 युआन की दर भी दें। ओह ठीक है। ... तियानजिंग शहर, दक्षिण पश्चिम में होंग झील के पास विला नंबर 16। अरे वाह, मुझे आश्चर्य है कि इस बदमाश आयुष को किस तरह की किस्मत मिली है। वह वास्तव में रातों रात 20 मिलियन युआन से अधिक मूल्य के कलाकार को बनाने में कामयाब रहा। करून गुस्से में सोफे पर लेट गया और डांटा, वह इतना भाग्यशाली क्यों है, वास्तव में ऐसी प्रतिभा को पाने में कामयाब रहा। ऐसा कैसे हुआ कि मुझे पहले कभी इतना अच्छा मौका नहीं मिला। बस एक मामूली कलाकार, उसकी कीमत की एक सीमा होती है। करून के पिता अरुण सिंह ने रेड वाइन का प्याला पकड़ा, एक पैर दूसरे पर टिकाया और कहा, मुझे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि हाल ही में मैंने सुना है कि आयुष्मान ने चौथे लूप में काफी जमीन खरीदी है। अनुभव, तुम उसके कामों के बारे में क्या सोचते हो? करून ने उपहास किया, उस बेकार जमीन के टुकड़े का क्या उपयोग है? उसने इसे सिर्फ उस उड़ाव आयुष की वजह से खरीदा था। ये कहते हुए करून हंस पड़े। पिताजी, उन जागीरों को बेचने के बाद मैंने अपनी फैक्ट्री का विस्तार किया है। इस अवधि के दौरान बिक्री प्रदर्शन लगभग 2 गुना हो गया और काफी संख्या में खरीदार मेरी फैक्ट्री से खरीदारी करने आए। मुझे लगता है कि अगर मैं पारिवारिक बैठक से पहले इसे फिर से विस्तारित कर सकता हूं और कुछ जनसंपर्क कर सकता हूं तो बिक्री प्रदर्शन 2 गुना हो सकता है। अगर मैं भाग्यशाली रहा तो इस साल का मुनाफा 40 मिलियन युआन से ज्यादा हो सकता है। हाँ, बढ़िया काम। अरुण सिंह जोर से हंसा। 1 साल में 40 मिलियन से ज्यादा का मुनाफा, ये प्रदर्शन आपकी पीढ़ी के शीर्ष कुछ लोगों में गिना जा सकता है। उस बिजनेस फ्रीक म्यू युक्सी को छोड़कर मुझे लगता है कि आप शीर्ष 3 में शुमार हो सकते हैं। वे बड़े लोग निश्चित रूप से आपको ज्यादा संसाधन आवंटित करेंगे और आपको तैयार करेंगे। जब वह समय आएगा तो आप अपनी क्षमताओं के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं। हे। करून भी जोर से हंसे और बोले, हाँ, ये पक्का है। तो क्या हुआ अगर आयुष का जन्मस्थान अच्छा है? वह अभी भी एक बेकार व्यक्ति है जो केवल बर्बाद करना जानता है। ठीक है, अरुण सिंह ने ठंडी मुस्कान दी। आयुष्मान एक व्यवसायी हो सकता है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसका उत्तराधिकारी बन सके। जब समय आएगा और वह एक बुजुर्ग बन जाएगा तो उसकी कम से कम 90% संपत्ति सिंह परिवार द्वारा वापस ले ली जाएगी। जो कुछ बचा है उसे जल्द या बाद में उस उड़ाव आयुष द्वारा बर्बाद कर दिया जाएगा। वह कोई खतरा नहीं है। कड़ी मेहनत करो और परिवार की बैठक के दौरान दिखावा करो, आयुष्मान का पैसा भविष्य में हमारा हो जाएगा। मुझे समझ आ गया पापा। हाँ। अध्याय 59। पश्चिम चौथा लूप, हंगलुंग होटल। आयुष, जो अभी चेन्हुई बिल्डिंग से लौटा था, चीनी रेडबर्ड लकड़ी से बने सोफे पर लेटा हुआ था, मन ही मन गुनगुना रहा था और नए खोदे गए तालाब में मछली पकड़ रहा था। सोचने पर लगता है कि मैं इन दिनों दूसरे कामों में इतना व्यस्त था कि मैं इस होटल के बारे में पूरी तरह भूल गया था। अब जब मुझे याद आया तो यहाँ आना वाकई एक अच्छा फैसला था। मैं यहाँ आकर मछली पकड़ सकता हूँ, कुछ पेय पदार्थ पी सकता हूँ और ऐसा करते समय 2 महिला नौकरों से अपने पैर की मालिश करवा सकता हूँ। कितना सुखद अनुभव है भाई। तालाब काफी अच्छी तरह से बनाया गया था। ये 30 मीटर गहरा था, बड़ी चट्टानों से घिरा हुआ था और एक प्राचीन एहसास देता था। एक जल परिसंचरण प्रणाली स्थापित की गई थी और केंद्र में 3 मीटर ऊंचा झरना था। लिनियानवेई द्वारा गाए गए कुछ धीमी गति के गीतों के साथ यहाँ मछली पकड़ना निस्संदेह एक उच्च श्रेणी का अनुभव था। लिंग शियाओई आयुष के पास आया और धीरे से पूछा, युवा मास्टर, इन कुछ दिनों के लिए इस जगह के बिक्री प्रदर्शन की गणना की गई है। क्या आप एक नज़र डालना चाहेंगे? ये काफी अच्छा चल रहा है। आयुष ने नाक भान सिकोड़ी। नहीं, बस मोटे तौर पर मुझे परिणाम बताओ, मैं बस सुनूंगा। ठीक है। आयुष के निजी हाउसकीपर होने के नाते लिंग शियाओई स्वाभाविक रूप से जानता था कि इस तरह की चीजों को कैसे आसानी से रिपोर्ट किया जाए। वर्तमान में हंगलुंग होटल के लिए प्रतिदिन सकल लाभ लगभग 16,000 युआन है। इसमें से 7% हु लिसन एज द प्लम फ्लावर्स फॉल टू द ज़ेड फ्लूट सर्ट्यून से आया, जबकि फाइन मैच सूप 34% लेता है। आयुष हैरान रह गई। ओह, इन 2 व्यंजनों से इतना पैसा कमाया गया। लिंग शियाओई ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी आश्चर्य हुआ। कौन सुनता है कि बेर के फूल ज़ेड बांसुरी की धुन पर गिरते हैं, ने कई ग्राहकों का ध्यान आकर्षित किया क्योंकि इसका नाम अच्छा लगता है। फाइन मैच सूप के लिए। इस बार लिंग शियाओई आयुष से वास्तव में प्रभावित हुआ। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने हमें इसके नाम के पीछे की कहानी के बारे में बताया था जो काफी दिलचस्प थी।
इसलिए आसपास के कई युवा लोग जो रिश्ते में रहना चाहते हैं वे फाइन मैच सूप का एक कटोरा पीने के लिए यहाँ आए। यह विशेष रूप से उन युवकों के लिए उपयुक्त है जो कबूल करना चाहते हैं लेकिन शब्दों के साथ अच्छे नहीं हैं। सामान्य परिस्थितियों में फाइन मैच सूप के बारे में कहानी सुनने के बाद अगर महिला को लड़का नापसंद नहीं है तो वह ये दिखाने के लिए सूप पी लेगी कि उसने उसे स्वीकार कर लिया है। इसलिए फाइन मैच सूप आसपास के क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है। भले ही इसकी कीमत 58 युआन प्रति कटोरा है लेकिन आपूर्ति अभी भी मांग के अनुरूप नहीं है। ओह, आयुष ने अपनी थोड़ी को छुआ। मेरी रेसिपी वाकई बहुत बढ़िया है। उसने अचानक पूछा, शियाओई, इस विधि का उपयोग करके फाइन मैच सूप को बढ़ावा देने का विचार किसके दिमाग में आया? लिंग जियाओई ने जवाब दिया, ये लॉबी मैनेजर का विचार था। हाँ, वह काफी योग्य है। आयुष ने सीधे हाथ हिलाया और कहा, अब से वह यहाँ महाप्रबंधक होगा। ओह ठीक है। लिंग शियाओई ने अपना ठंडा पसीना पोंछा। युवा मास्टर, अभी कोई आपसे मिलना चाह रहा था। उसने कहा कि उसे आपसे एक काम के बारे में बात करनी है। आयुष ने बिना कुछ सोचे मना कर दिया, नहीं, मैं उसे नहीं देख पा रहा हूँ। क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं मछली पकड़ रहा हूँ? मेरे पास अभी बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। लिंग जियाओई कुछ देर के लिए चकित रह गया और फिर बोला, उसका कहना है कि उसके व्यवसाय में बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। सच में? आयुष का उत्साह तुरंत बढ़ गया। पैसे खर्च करना अच्छा है। मैं बस कुछ विशेषता अर्जित करने और अभी मिशन पूरा करने के लिए पैसे खर्च करने के अवसरों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इतनी अच्छी चीज वास्तव में मेरे दरवाजे पर खुद ही आ गई। आयुष ने मछली पकड़ने वाली छड़ी को एक तरफ फेंक दिया और कहा, उसे आने के लिए कहो। कुछ ही देर बाद एक अधेड़ उम्र का आदमी जो बहुत ही बढ़िया कपड़े पहने हुए था एक ब्रीफकेस लेकर आया। वह लगभग 40 साल का लग रहा था, दिखने में काफी अच्छा था और उसके बाल इस तरह से कंघी किए हुए थे कि वे चमक रहे थे, इस हद तक कि एक मक्खी भी फिसलकर अपना पैर तोड़ सकती थी। आते ही उसने झुककर कहा, नमस्कार यंग मास्टर आयुष। मैं वेस्टवुड एडवर्टाइजिंग का जनरल मैनेजर हूँ। मेरा नाम झांग वयांग है। यह मेरा नाम कार्ड है। ऐसा कहते हुए उसने अपना ब्रीफकेस खोला, एक नाम कार्ड निकाला और उसे आयुष को दे दिया। आयुष ने एक नज़र भी नहीं आयुष, उसने बस उसे एक तरफ रख दिया और पूछा, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास मेरे साथ चर्चा करने के लिए एक व्यावसायिक प्रस्ताव है, तो वह क्या है? इस पर कितना पैसा खर्च होगा? यह इस तरह है। झांग वयांग की आवाज़ चुंबक की तरह थी जिसने कई युवा महिला कर्मचारियों को अपनी ओर आकर्षित किया। हमारी कंपनी ने एक नई व्यावसायिक सेवा की खोज की है जो ऑनलाइन संचालित होती है। अधिक विशेष रूप से किसी को एक खाता खोलना होगा, वीआईपी सदस्य बनने के लिए पंजीकरण करना होगा और हर दिन हमारे द्वारा लगाए गए विज्ञापन पर क्लिक करना होगा। फिर उन्हें हर महीने एक राशि मिलती है। ये वास्तव में एक अच्छी सेवा है। ठीक है, जारी रखो। आयुष ने अपने पेय पदार्थ का एक घूंट लिया। इसकी कीमत कितनी होगी? हमने सदस्यता को 9 अलग अलग स्तरों में विभाजित किया है। उन्हें निवेश करने और कमाने के लिए आवश्यक राशि अलग अलग स्तरों के अनुसार अलग अलग होती है। झांग वयांग ने विस्तार से बताया। स्तर 1 वीआईपी सदस्यता के लिए उन्हें केवल 200 युआन का निवेश करने की आवश्यकता है। हर महीने उन्हें 30 युआन प्राप्त होंगे, इसलिए 7 महीनों के बाद उन्हें मिलने वाला पैसा शुद्ध लाभ होगा। स्तर 2 वीआईपी सदस्यता के लिए उन्हें 1000 युआन का निवेश करने और प्रति माह 160 युआन प्राप्त करने की आवश्यकता है। बेशक पहले कुछ स्तरों के लिए आवश्यक निवेश की राशि आपकी स्थिति के अनुरूप बहुत कम है। स्तर 7 से शुरू करके आवश्यक निवेश की राशि में भारी वृद्धि होगी। स्तर 7 के लिए 300,000 युआन का निवेश करें और प्रति माह 60,000 युआन प्राप्त करें। स्तर 8 के लिए प्रति माह 240,000 प्राप्त करने के लिए 1 मिलियन युआन का निवेश करें। उच्चतम स्तर 9 के लिए प्रति माह 1 मिलियन युआन प्राप्त करने के लिए 3 मिलियन युआन का निवेश करें। इस बिंदु पर बोलते हुए झांग वयांग ने एक छोटी नोटबुक निकाली और उसे आयुष के सामने रख दिया। युवा मास्टर आयुष, ये हमारी वेबसाइट है, कृपया इसे देखें। व्यावसायिक सेवा और अन्य सभी अंदर हैं। हाँ, ये काफी दिलचस्प लगता है। आयुष ने कुछ देर तक इधर उधर की बातें की और फिर बड़बड़ाया। 3 मिलियन का निवेश करें और हर महीने 1 मिलियन पाएं। क्या इस बात की कोई सीमा है कि हमें कितने महीनों तक पैसे मिलेंगे? इसमें कोई समय सीमा नहीं है। यह उच्चतम स्तर के सदस्यों के लिए आजीवन सदस्यता है। झांग वयांग ने जल्दी से समझाया। ये व्यावसायिक सेवा कहाँ है? आयुष ने काफी देर तक वेबसाइट ढूंढी। मैं इसे क्यों नहीं ढूंढ पा रहा हूँ? ये यहाँ है। झांग वयांग ने वीआईपी सदस्यों के लिए बने वेब पेज में प्रवेश करने के लिए लिंक खोला और एक पॉपअप दिखाई दिया। इस पर कई छोटे विज्ञापन बड़े करीने से पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित थे और प्रत्येक विज्ञापन ने बहुत कम जगह ली थी। फिर उसने एक पर क्लिक किया और कहा, इसी तरह बस सभी विज्ञापनों पर क्लिक करें और यह हो जाएगा। इसके लिए बहुत समय की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन पुरस्कार खराब नहीं है। मुझे पता है कि यंग मास्टर आयुष को पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन कुछ अतिरिक्त आय होने से बहुत नुकसान नहीं है ना? तुम सही कह रहे हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। आयुष ने पास खड़े 2 पुरुष नौकरों की तरफ उंगलियां चटकाईं। तुम दोनों यहाँ आओ। दोनों पुरुष अनुचर जल्दी से पास आए और पूछा, युवा स्वामी, क्या बात है?
आयुष ने सूंघते हुए कहा, इस आदमी को बाहर खींचो और इसके पैर तोड़ दो। बाईं ओर खड़े पुरुष नौकर ने ठंडी मुस्कान दी और झांक व्यांक के बाएं पैर को देखा, फिर उसके दाहिने पैर को देखा। उसने उत्साह से अपनी मुट्ठी भींची, चटचटाहट की आवाज निकाली और पूछा, युवा मास्टर, हमें कितने पैर तोड़ने चाहिए? 3। आयुष ने सीधे निर्देश दिया। झांक व्यांक को तुरंत ही पसीने आ गए। जब उसे बाहर घसीटा जाने लगा तो वह लगातार चिल्लाता रहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे क्यों पीटना चाहते हो? मैं यहाँ एक व्यावसायिक प्रस्ताव रखने आया हूँ। एक व्यावसायिक प्रस्ताव रखने आया हूँ। ये बेवकूफ़ है। आयुष हंसा, मैं भले ही एक अपव्ययी हूँ लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूँ। भले ही वह मुझे धोखा देना चाहता हो, उसे कम से कम कुछ ज्यादा पेशेवर तरीके से पेश आना चाहिए। शियाओई चुपके से एक तरफ हंस रही थी। जो लोग यंग मास्टर को मूर्ख समझते हैं, अब तक उनके सभी पैर टूट चुके हैं। अध्याय 60। कियानजी मुख्यालय भवन, तियानजिंग सिटी सेंट्रल, स्तर 16। सचिव आयुष्मान के कार्यालय में खड़े थे। उनके चेहरे पर खुशी की झलक थी और उन्होंने बताया, सीईओ सिंह, बधाई हो। हाल ही में हमारे सांगले सर्च इंजन के विजिटर वॉल्यूम में 5% की वृद्धि हुई है, जिससे हमारी कंपनी के शेयर की कीमत में भी 5% की वृद्धि हुई है। ओह, ये तो अच्छी बात है। आयुष्मान अपनी डेस्क के सामने बैठे और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें पता चला कि क्यों? सचिव की अभिव्यक्ति काफी जटिल थी। इसमें आश्चर्य, खुशी, लाचारी और घबराहट का मिश्रण था। निष्कर्ष में उनकी अभिव्यक्ति बहुत अजीब लग रही थी। कारण यह है क्योंकि यंग मास्टर आयुष ने लेडी ली नियानवेई का समर्थन करने के लिए एक संगीत कार्यक्रम खोला था। फिर वह बहुत जल्दी प्रसिद्ध हो गई, जिससे कई लोग उसकी जानकारी खोजने लगे। इस प्रकार यह इस तरह से समाप्त हुआ। हा, ये छोटा सा बदमाश। आयुष्मान को ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। वह खुशी से मुस्कुराया। फिर उसने अपना सिर हिलाया और असहाय होकर कहा, ये छोटा बदमाश, ये वाकई चीज़ों को बिगाड़ सकता है। इसलिए नियानवेई ने हमारे सर्च इंजन के विजिटर वॉल्यूम में 5% की वृद्धि की है। ये वाकई अप्रत्याशित है। हालांकि उसने लापरवाही से बात की, लेकिन वास्तव में सांगले सर्च इंजन का बाजार मूल्य कम से कम 20 बिलियन था। इस प्रकार 5% की वृद्धि इसके मूल्य में 1 बिलियन युआन की वृद्धि के बराबर थी। इससे भी अधिक निराशाजनक बात यह थी कि इस उड़ाऊ व्यक्ति आयुष सिंह का इरादा शुरू से ही कुछ धन बर्बाद करने का था। यदि अन्य लोगों को इस बात का पता चल जाए तो वे खून की उल्टी करने की हद तक उदास हो सकते हैं। दूसरे लोग 1 युआन को ऐसे खर्च करते हैं मानो वह 10 युआन हो, और जब वे आखिरकार कुछ पैसे बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो वे बहुत खुश होते हैं। लेकिन यह आयुष सिंह, वह हर दिन बस पैसे बर्बाद करता था। फिर भी किसी तरह वह बिना जाने समझे अपने परिवार की कंपनी का बाजार मूल्य 1 अरब युआन तक बढ़ाने में कामयाब हो गया। उसकी किस्मत वाकई बुलंद थी और ऐसा लग रहा था कि कोई भी चीज़ उसे रोक नहीं सकती थी। ठीक है, पश्चिमी चौथे लूप का विकास कैसा चल रहा है? थोड़ी देर हंसने के बाद आयुष्मान ने पूछा। पश्चिमी चौथे लूप की जमीन एक आश्चर्यजनक लाभ थी। सरकारी नीति के प्रभावों के कारण इसे खोना असंभव था। हालांकि विकास की समय अवधि पर अभी भी चर्चा की जानी थी। इसे आधे साल के भीतर विकसित किया जा सकता था या इसे 5 साल के भीतर विकसित किया जा सकता था। इसलिए वास्तव में आयुष्मान को इससे बहुत पैसा कमाने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने वहां जमीन खरीदने का मुख्य कारण सिर्फ आयुष सिंह को खुश करना था। आखिरकार आयुष सिंह की शारीरिक स्थिति हाल ही में बेहतर हुई थी और आयुष्मान ने इसका श्रेय उस संचित सौभाग्य को दिया जो उन्होंने बर्बाद करते हुए अर्जित किया था। कभी कभी यदि कोई अंधविश्वासी न भी हो तो भी ऐसी चीजों पर विश्वास करना यह मानने से बेहतर है कि वे अस्तित्व में ही नहीं हैं। जहां तक पश्चिमी चौथे लूप की बात है, पश्चिमी चौथे लूप का जिक्र करते ही सचिव के चेहरे पर फिर से अजीब भाव आ गया। हाल ही में कई लोग आए और हमारे लोगों से पूछा कि हम कब आवासीय एस्टेट विकसित करेंगे। ऐसा लगता है कि वे उन्हें खरीदने की योजना बना रहे हैं। ओह, हमने अभी अभी जमीन खरीदी है और लोग पहले से ही पूछ रहे हैं कि हम कब आवासीय संपत्तियां बनाएंगे। आयुष्मान ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, ऐसा क्यों है? मैंने पहले कभी लोगों को इस तरह की हद तक संपत्तियां खरीदने के लिए दौड़ते हुए नहीं सुना। हालांकि हमने वहां रहने वालों से घर खरीदे हैं, लेकिन ऐसा इस हद तक नहीं होना चाहिए, है न? मोटे तौर पर कितने लोग घरों की अदला बदली करने का इरादा रखते हैं? हाँ, बहुत। सचिव के पसीने बहने लगे। आंकड़ों के अनुसार ये लाइजियांग के पास पश्चिमी चौथे लूप में रहने वाले लगभग 30% और उससे ज्यादा नागरिक घर बदलने की योजना बना रहे हैं। 30%? इतने सारे? भले ही आयुष्मान अपनी आंखों के सामने पहाड़ के ढहने का सामना कर सकता था और उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन ये सुनकर कि इतने कम समय में पहले से ही इतने सारे लोग घर बदलने की योजना बना रहे थे, वह अभी भी अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सका। क्या आपको पता चला कि वे घर बदलने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? इस मामले में आयुष्मान लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पश्चिमी चौथे लूप में निवासियों की संख्या के अनुसार ये लाइजियांग के पास कम से कम 10,000 आवासीय घर थे। अगर ये 30% भी होता तो इसका मतलब 3,000 घर होते। उनमें से कितने लोग घर बदलना चाहते थे? अगर वे ऐसा करते तो उनके मूल घर सबसे ज्यादा बिक जाते। भले ही उनमें से सभी अपने घर बेचने का इरादा न रखते हों, उनमें से सिर्फ आधे का मतलब 1,500 घर होंगे।
एक घर को 10,000 युआन के बराबर मानते हुए 1,500 घरों के लिए 150 मिलियन युआन की पूंजी की जरूरत होगी। आयुष्मान को पैसे खर्च करने की चिंता नहीं थी। उसे डर था कि इतने सारे निवासी इतने कम समय में अपने घर बेचने की योजना बना रहे हैं, इसलिए उसे लेन देन पूरा करने के लिए बड़ी रकम खर्च करनी होगी। अगर यह उसके प्रतिद्वंद्वियों द्वारा रची गई साजिश थी और उन्होंने उसके दूसरे व्यवसायों से मिलने वाले नकदी प्रवाह को फंसा लिया तो ये बहुत खतरनाक होगा। इसलिए उसे सावधान रहने की जरूरत थी। कई बार ऐसा होता है कि जब लोग जीवन में इस स्तर पर पहुंच जाते हैं तो उनके लिए गिरना मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक बार गिर जाने के बाद फिर से उठना बेहद मुश्किल हो जाता है। उन्हें सावधान और सतर्क रहने की जरूरत थी और अपनी किसी भी नीति को लागू करने में कोई गलती नहीं करनी थी। हालांकि सचिव की अभिव्यक्ति जितनी अजीब हो सकती थी उतनी ही अजीब थी। ठीक है सीओ हांग, इसका कारण वास्तव में यंग मास्टर आयुष से भी संबंधित है। ये फिर से आयुष से संबंधित है। आयुष्मान को समझ नहीं आया कि रोना चाहिए या हंसना चाहिए। उसने चाय की चुस्की ली और पूछा, ये फिर से आयुष से कैसे संबंधित है? मुझे स्थिति के बारे में बताओ, उसका इससे क्या लेना देना है? सचिव ने अपना पसीना पोंछा और धीरे से कहा, इस मामले का कारण यह है कि युवा मास्टर आयुष ने कुत्ते पाले थे। आयुष्मान ने चाय पीते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है कि इतने सारे लोग घर बदलने की योजना बना रहे हैं क्योंकि मेरे घर की आयुष कुत्ते पाल रही है? क्या तुम सच में गलत नहीं हो? नहीं, इसमें कोई गलती नहीं है। सचिव को लगा कि आज उसने जो शब्द कहे वे अजीब लग रहे थे। ये किसी किंवदंती से निकली कहानी की तरह लग रहा था। बेशक यह एक तरह से मजेदार भी था। युवा मास्टर आयुष को छोटे जानवरों, खासकर कुत्तों से बहुत लगाव है। हर दिन वह कुत्तों को सैर के लिए बाहर ले जाता है। समस्या यह है कि उसने बहुत सारे कुत्ते खरीदे हैं, 400 से ज्यादा, और भी उसने उन सभी को पालने के लिए एक साथ रखा है। इसका मतलब है कि हमने जो भी घर खरीदा है उसका इस्तेमाल कम से कम 5 कुत्तों को पालने के लिए किया जा रहा है। फिर आयुष्मान के चेहरे पर अजीब भाव था। फिर क्या हुआ? तो फिर सचिव ने मुश्किल से कहा, कुत्ते दिन भर भौंकते रहते हैं। जब तक एक कुत्ता भौंकना शुरू करता है बाकी भी भौंकने लगते हैं। वहां के निवासी चैन से सो नहीं पाते, तो उन्होंने अपने घर बेचने का फैसला कर लिया। इतना गंभीर? आयुष्मान की आंखें बड़ी हो गईं। सचिव ने कहा, वास्तव में यह इतना आसान नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन निवासियों को पता है कि ये कुत्ते यंग मास्टर आयुष के हैं, इसलिए वे शिकायत करने की हिम्मत नहीं करते। साथ ही उन्होंने सुना कि हमारी कंपनी ने विकास के लिए काफी जमीन खरीदी है, इसलिए उन्होंने सोचा कि चूंकि यंग मास्टर आयुष को अपने घर बेचने से उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए वे उस पैसे का इस्तेमाल हमारे द्वारा बनाए गए नए घर खरीदने में कर सकते हैं। दोनों में केवल नवीनीकरण शुल्क का अंतर होगा, जो बहुत ज्यादा नहीं है। यह अपने पुराने घर को नए घर से बदलने जैसा है। इसलिए वे सभी आए और पूछा। खास तौर पर शादी करने की योजना बना रहे युवा लोग, वे सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं। आयुष्मान को अब पता चल गया था कि सचिव की अभिव्यक्ति इतनी अजीब क्यों थी। तुम्हारा मतलब है कि जो लोग हिलने को तैयार नहीं थे और हमें इतना सिरदर्द दे रहे थे, उनकी समस्या हल हो गई। इसके अलावा जिस तरीके से इस समस्या का समाधान हुआ वह था कुत्तों का, जिन्हें आयुष उस उड़ाव आदमी ने बर्बाद करने के उद्देश्य से खरीदा था। अध्याय 61। हाँ, ये सही है। सचिव को लगा कि उसने अपने पूरे जीवन में जो पसीना पोंछा है उसकी तुलना आज पोंछे गए पसीने से नहीं की जा सकती। अर्थशास्त्र और सहायता दोनों में पीएचडी होने के कारण उसने आयुष्मान को अपना बहुत सारा बोझ कम करने में मदद की। लेकिन आज उसे स्पष्ट रूप से लगा कि उसका दिमाग इस जानकारी को संभालने में सक्षम नहीं था। जाहिर है वह ये नहीं समझ पा रहा था कि यह सब आयुष सिंह की योजना का हिस्सा था या सिर्फ उसके कुत्ते के मल की किस्मत के कारण। अपने 144 के आईक्यू स्तर पर 2 घंटे तक सोचने के बाद उनका निष्कर्ष था, यह एक अबूझ पहेली थी। समस्या ये थी कि उन्हें अभी भी एक तीसरी समस्या बतानी थी। वहाँ कुछ और भी है। सीओ होंग, सिर्फ यही नहीं, कुछ और। आयुष्मान की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। एक पल रुको, मुझे पानी का एक घूंट पीने दो और गहरी सांस लेने दो। और ठीक है, क्या आपके पास दिल को बचाने वाली कोई ऐसी गोली है जो जल्दी असर करती है? मुझे भी दे दो, नहीं तो मुझे डर है कि मेरी सांसें चली जाएंगी। ठीक है सीओ सिंह, आपकी शारीरिक स्थिति हमेशा स्वस्थ रही है, इसलिए मैंने इनमें से कुछ भी तैयार नहीं किया। सचिव ने फिर से अपना पसीना पोंछा, उसका पूरा शरीर उससे ठंडा हो गया था। अगर तुम्हारे पास यह नहीं है तो बस इसे भूल जाओ। आयुष्मान ने हिंसक रूप से कुछ गहरी सांसें लीं और बहुत शांत महसूस किया। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? कहो, मैं अभी भी वह सब कुछ संभाल सकता हूं जो तुम कहना चाहते हो। ऐसा लगता है कि यह छोटा बदमाश इस बार मुझे बड़ा सरप्राइज देने की योजना बना रहा है। तो मैं ये कहूंगा। सचिव अचानक थोड़ा उदास लग रहा था। यह मामला, मुझे अचानक लगता है कि इतने सालों तक अध्ययन करने के बाद ये सब व्यर्थ था। सीओ होंग, आजकल इसे वर्णित करने के लिए आम इंटरनेट स्लैंग का उपयोग करते हुए ऐसा लगता है कि किसी भी तरह की समस्या को यंग मास्टर आयुष के अजेय भाग्य के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। मुझे बताओ कि यह क्या है, मुझे देखने दो कि मामला क्या है। आयुष्मान ने अपनी कनपटी रगड़ी। धीरे धीरे कहना याद रखना।
हाँ ठीक है। सचिव ने कुछ गहरी सांस ली और कहा, लेडी ली नियानवेई के संगीत कार्यक्रम के बाद उनकी कीमत अचानक और तेजी से बढ़ गई। कुछ ही दिनों में कई कंपनियों ने लेडी ली नियानवेई को अपने उत्पादों का समर्थन और विज्ञापन करने के लिए चाहा। कुल 23 कंपनियों ने विज्ञापन शुल्क के रूप में कुल 8 मिलियन से अधिक युआन की पेशकश की, लेकिन यंग मास्टर आयुष ने इसे अस्वीकार कर दिया। ओह, ये छोटा सा उड़ाव बच्चा, इतनी अधिक एंडोर्समेंट फीस वाला कलाकार, ये वाकई दुर्लभ है। लेकिन उसने इसे अस्वीकार कर दिया। क्या कारण है? आयुष्मान की वित्तीय संपत्तियों और स्थिति के साथ, हालांकि उसे लगा कि यह अफसोस की बात है, वह वास्तव में इस नुकसान से चिंतित नहीं था। वह बस इसके पीछे के कारण के बारे में उत्सुक था। कारण यह है। सचिव ने मुंह में लार भरकर कहा, कारण यह है कि यंग मास्टर आयुष ने कहा था कि लेडी ली नियानवेई की जांघ पर सोना बहुत आरामदायक है और उन्हें डर था कि वह बहुत व्यस्त होंगी। खांसी। आयुष्मान अपनी ही लार से लगभग दम घुटने से मर गया था। काफी देर तक हिंसक रूप से खांसने के बाद वह केवल असहाय रूप से एक कड़वी मुस्कान दे सका और कहा, ये छोटा बदमाश, भले ही वह उन्हें अस्वीकार करना चाहता हो, उसे एक बेहतर कारण के बारे में सोचना चाहिए था। अंत में उसका कारण ये था कि ली नियानवेई की जांघ पर लेटकर सोना बहुत आरामदायक है। हाँ, ये सही है। इस बिंदु तक बोलते हुए सचिव का चेहरा चमकीला लाल हो गया था और उसकी अभिव्यक्ति जितनी दयनीय हो सकती थी उतनी थी। समस्या यह है कि क्योंकि यंग मास्टर आयुष ने लेडी ली नियानवेई को जाने और काम करने से मना कर दिया, उसकी कीमत अचानक तेजी से बढ़ गई। कुछ ही दिनों में उसकी एंडोर्समेंट फीस बढ़कर 800,000 युआन की आसमान छूती कीमत पर पहुंच गई। इसका मतलब यह है कि 20 से अधिक कंपनियों द्वारा पेश की गई कुल एंडोर्समेंट फीस अब 18.5 मिलियन युआन है। अंत में इतना कहने के बाद सचिव ने असहाय होकर कहा, जब मैंने इसके बारे में सुना तो मेरी तर्क शक्ति पूरी तरह से बिखर गई। ठीक है, मेरा भी। आयुष्मान भी उतना ही असहाय था। ये छोटा बदमाश वाकई बहुत शरारती है। ये कहते हुए वह अचानक हंस पड़ा। हा, वह वाकई मेरा बेटा है, उसकी नज़र वाकई बहुत तेज है। एक कलाकार जिसे त्याग दिया जाने वाला था, वह कुछ ही दिनों में आज जो है वह बन गई, और पहले तो उसका मकसद सिर्फ इतना था कि वह बर्बाद करना चाहता था। आयुष्मान ने कड़वी हंसी दी और अपना सिर हिलाया। तो ये कहावत है, जीवन खेलने और खिलवाड़ करने के लिए है। ये वास्तव में अप्रत्याशित है। मैंने ली नियानवेई लड़की की जांच की है। वह वास्तव में एक प्रतिभाशाली है और उसमें क्षमता है। उसके पास वह सब कुछ है जो एक स्टार के पास होना चाहिए, और उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक स्टार के पास नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर मैं उसका समर्थन करने की योजना बना रहा होता तो ये परिणाम अप्राप्य होता। उदाहरण के लिए, एक मुफ्त संगीत कार्यक्रम के लिए मंच की रोशनी के रूप में सुपर शानदार कारों का उपयोग करना। यह ऐसा कुछ है जो मेरे उड़ाव बेटे के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा। हाँ, तुम सही हो। वास्तविकता के सामने हमेशा गर्वित रहने वाला सचिव केवल अपना सिर झुका सकता था। मुझे लगता है कि यंग मास्टर की तुलना में मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ। ये तुम्हारी गलती नहीं है, आयुष्मान ने हंसते हुए कहा, तुम पहले से ही बहुत अच्छा कर रहे हो। बस मेरे घर की आयुष की तुलना में तुम में थोड़ी किस्मत की कमी है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे हम नियंत्रित कर सकें। कोई भी नहीं कर सकता। सचिव ने कुछ देर सोचा और निष्कर्ष निकाला, सीओ सिंह, वास्तव में मुझे लगता है कि कई बार भाग्य भी हमारी ताकत का एक हिस्सा होता है। हा, ठीक है, तो बस यही मान लीजिए कि यह छोटा सा उड़ाव बच्चा सिर्फ किस्मत वाला है। आज आयुष्मान का मूड असामान्य रूप से अच्छा था। अच्छा, वह अभी किस काम में व्यस्त है? उसकी गतिविधियों के बारे में मुझे बताओ। हाँ, यहाँ तक कि एक अंधा आदमी भी आयुष्मान के आयुष सिंह के प्रति प्रेम और चिंता को बता सकता था। उनके सहायक के रूप में सचिव को स्वाभाविक रूप से आयुष सिंह की गैर निजी गतिविधियों से अवगत रहने की आवश्यकता थी। यंग मास्टर ने पहले एक छोटी सी वेबसाइट खरीदी थी जिसका मूल नाम लिंक्डइन था। यंग मास्टर ने इसका नाम बदलकर जोंगडियान कर दिया। लेकिन यंग मास्टर ने एक व्यवसाय सेवा प्रबंधक को काम पर रखा जो केवल पैसे खर्च करने में अच्छा माना जाता है। फिर उसने सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दिया और अब इसकी परवाह नहीं करता। उसने एक बिजनेस सर्विस मैनेजर को काम पर रखा है जो सिर्फ पैसे खर्च करना जानता है। आयुष्मान को अचानक लगा कि उसकी बुद्धि का स्तर काम के लिए पर्याप्त नहीं है। उस दिन क्या स्थिति थी? मुझे विस्तार से बताओ, सचिव ने कहा। यंग मास्टर आयुष ने व्यक्तिगत रूप से उनका साक्षात्कार लिया। साक्षात्कार के लिए 37 लोग आए, जिनमें उच्च योग्यता वाले सभी प्रकार के प्रतिभाशाली लोग शामिल थे, अर्थशास्त्र के डॉक्टर और विज्ञापन के डॉक्टर। लेकिन यंग मास्टर आयुष ने उन सभी को पास कर दिया। हाँ, फिर आखिरी वाला, वह कैसे सफल हुआ? आयुष्मान ने उत्सुकता से पूछा। आखिरी व्यक्ति? सचिव ने फिर से अपना पसीना पोंछा। आखिरी व्यक्ति ने कहा कि उसने तीसरी श्रेणी के विश्वविद्यालय से स्नातक किया है। फिर उसने कहा कि वह इस जोंगडियान में जितना पैसा लगेगा उतना खर्च करेगा। फिर यंग मास्टर आयुष ने तुरंत फैसला किया और कहा, मैं तुम्हें चुनता हूं। ये यंग मास्टर आयुष के मूल शब्द हैं। इतना कहने के बाद सचिव ने असहाय होकर कहा, सीओ सिंह, मुझे लगता है कि मेरी तर्क की भावना एक बार फिर फर्श पर बिखर गई। ठीक है, इस छोटे बदमाश का दिमाग वाकई ऐसा नहीं है जिसे कोई आम आदमी समझ सके।
आयुष्मान मुस्कुराया और बोला, एन इस बार हम भी कुछ नहीं करेंगे। देखते हैं कि वह किस तरह के नतीजे ला पाता है। आखिरकार एक छोटी सी वेबसाइट वैसे भी ज़्यादा खर्च नहीं कर सकती, उसे जितना चाहे खेलने दो। तुम्हें बस इतना करना है कि उसके कार्ड में पर्याप्त पैसे हों। इसके अलावा उसे खेलने दो। क्या कुछ और है? अध्याय 62। सचिव ने बताया। लिंग शियाओई ने जो बताया उसके अनुसार हाल ही में यंग मास्टर आयुष ज़्यादातर समय क्लास में सोता रहा है। यह उसके शरीर की स्थिति में सुधार के पीछे का कारण हो सकता है। पहले यंग मास्टर आयुष क्लास में शायद ही कभी सोता था। साथ ही जब वह क्लास में नहीं सोता तो वह अपने फ़ोन का इस्तेमाल ऑनलाइन उपन्यास पढ़ने के लिए करता है। ऐसा कहा गया कि उसने वेबसाइट से 6 लेखकों को चुना है जिन्हें उसने खास तौर पर उसके लिए उपन्यास लिखने के लिए खरीदा था और उन्हें प्रति 1000 अक्षरों पर 100 युआन की दर से शुल्क देगा। इसका मतलब है कि अगर वे प्रतिदिन 10,000 अक्षरों की गति से लिखना जारी रखते हैं तो वे प्रति माह 30,000 युआन कमा सकते हैं। आयुष्मान सिंह ने अपनी ठुड्डी को छुआ और कहा, यह सिर्फ जेब खर्च है। जब तक आयुष खुश है तब तक इस पर विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस छोटे से विलक्षण बच्चे की शारीरिक स्थिति में सुधार वास्तव में उसके हर दिन इतना सोने के कारण हो सकता है। उसके शिक्षकों से गुप्त रूप से संपर्क करें और उनसे कहें कि वे पाठ के दौरान उसकी नींद में खलल न डालें। और ठीक है, मुझे याद है कि उसने कहा था कि वह एक फिल्म बनाना चाहता है। क्या इस बारे में कोई खबर है? सचिव ने कहा, हाँ है। जिस कम लागत वाली लघु फिल्म अनएक्सपेक्टेडली आयुष क्रिएट्स मिरेकल का उन्होंने उल्लेख किया था, उसकी शूटिंग शुरू हो गई है। इस छोटे बदमाश ने फिल्म को जो नाम दिया है उसे देखो। आयुष्मान सिंह हंसा। जब तक वह चाहे उसे खेलने दो जैसा वह चाहे। और ठीक है, अपनी नौकरानियों को याद दिलाना याद रखना, वह जो चाहे कर सकता है, बस एक चीज़ को छोड़कर। इस बारे में बोलते हुए आयुष्मान सिंह की अभिव्यक्ति इतनी गंभीर थी कि यह लगभग डरावना लग रहा था। उसकी भलाई पर ध्यान दें, आयुष को निश्चित रूप से कुछ भी खतरनाक करने की अनुमति नहीं है। अगर उसे कुछ हो गया और वह अपना हाथ या पैर खो देता है तो मैं उनका सिर काट दूंगा। एक सुपर कॉरपोरेशन के पूर्ण नियंत्रक होने के नाते आयुष्मान सिंह जब अपने बेटे के बारे में बात करते थे तो आमतौर पर काफ़ी मिलनसार होते थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे स्वभाव से एक मिलनसार व्यक्ति थे। वास्तव में जो लोग किसी कंपनी को इस हद तक विकसित कर सकते हैं उनमें से किसके साथ काम करना आसान हो सकता है। आयुष्मान की बातें सुनकर सचिव कांप उठा और जल्दी से जवाब दिया, हाँ मैं समझ गया। आयुष्मान सिंह ने तीखे अंदाज में हाथ हिलाया और कहा, ठीक है, आप जा सकते हैं। रियल एस्टेट व्यवसाय के सेवा विभाग को यह बताना न भूलें कि जो लोग घर बदलना चाहते हैं वे पुराने घर को बदलकर नया घर ले सकते हैं। 1 वर्ग मीटर के बदले 1 वर्ग मीटर, एक उचित विनिमय। हाँ, सचिव ने जवाब दिया और चला गया। तियानजिंग शहर, पूर्व द्वितीय रूप, टकी सॉफ्टवेयर का मुख्यालय, टकी बिल्डिंग, तल 15, निदेशक कार्यालय। लियू येहुई खिड़की के सामने खड़ी होकर नीचे की ओर हलचल में लगी लोगों की भीड़ को देख रही थी और धीरे धीरे सांस ले रही थी। उसे खिड़की से इस तरह से नज़ारे देखने का बहुत शौक था, दूसरे चीज़ों को ऊंचे कोण से नीचे देखना। हालांकि यह स्थान बहुत ऊंचा नहीं माना जा सकता था, लेकिन यह नीचा भी नहीं था। अगर यह बहुत ऊंचा होता तो इस जगह पर चढ़ना उतरना बहुत मुश्किल होता, जिससे बहुत समय बर्बाद होता। अगर यह बहुत नीचा होता तो वह दूसरों को ऊंचे नज़रिए से देखने की अपनी समझ खो देता और इसके बारे में उदास महसूस करता। डायरेक्टर लियू, ये सांगले के सिंह परिवार की नवीनतम गतिविधियां हैं। व्यापार सेवा सहायक ने धीरे से आगे बढ़कर लियू येहुई को एक फोल्डर दिया। मुझे एक नज़र डालने दो। लियू येहुई ने फोल्डर खोला और संक्षेप में देखा। अपना सिर हिलाते हुए वह हंसा और बोला, यह आयुष्मान सिंह, वह अभी भी अपने कार्यों के प्रति इतना सतर्क और सावधान है जिससे दूसरों के लिए उससे निपटना मुश्किल हो जाता है। बिजनेस सर्विस असिस्टेंट ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन हमारी जांच के अनुसार उनका बेटा आयुष सिंह हाल ही में कई छोटी मोटी गतिविधियां कर रहा है और आयुष्मान सिंह इसका काफ़ी समर्थन करता है। आयुष सिंह, लियू येहुई ने उपहास करते हुए कहा, वह छोटा सा उड़ाव आदमी, पिछली बार उसने गिरने का नाटक किया था और मिंगचेंग से 500,000 युआन और एक महासागर राजा एक लूट लिया था। ये वास्तव में अप्रत्याशित था। वह हाल ही में क्या कर रहा है, मुझे बताओ। प्रतिद्वंद्वी होने के नाते स्वाभाविक रूप से तुर्की के निदेशक लियू येहुई को सांगले की गतिविधियों पर नजर रखनी पड़ी। स्वर्गीय राज्य में संगल और टकी कंप्यूटर और इंटरनेट उद्योग में 2 बड़े जानवर थे और उनके व्यापारिक गतिविधियों के क्षेत्र अक्सर एक दूसरे से टकराते थे। लियू येहुई ने हमेशा संगल को हराने और उसे नष्ट करने का सपना देखा था ताकि उसकी कंपनी आगे बढ़ सके और विकसित हो सके। जैसा कि कहावत है, अगर परिस्थितियां अनुकूल हों तो योजना के साथ आगे बढ़ना चाहिए और अगर परिस्थितियां अनुकूल न हो तो ऐसी परिस्थितियां बनानी चाहिए। स्वाभाविक रूप से वह आयुष सिंह, इस छोटे से उड़ाऊ बच्चे को नहीं छोड़ सकता था। व्यवसाय सेवा सहायक ने एक एक करके बताया, आयुष सिंह की हालिया गतिविधियों में कुत्तों को पालने के लिए संपत्ति खरीदना, एक महिला सेलिब्रिटी को तैयार करना, एक फिल्म का फिल्मांकन करना और एक ऑनलाइन उपन्यास वेबसाइट खरीदना शामिल है ताकि लेखकों से उनके लिए उपन्यास लिखने के लिए कहा जा सके। आयुष सिंह की उपलब्धियों के बारे में सुनने के बाद, हालांकि वे प्रतिद्वंद्वी थे, लियू येहुई को समझ नहीं आया कि हंसे या रोएं। आयुष सिंह के परिवार के लिए ऐसा भाग्यशाली होना वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है।
क्या कोई कमजोरी है जिसका हम फायदा उठा सकें? ये कुछ मामले ऐसे नहीं थे जिनका इस्तेमाल वह कर सके, इसलिए लियू येहुई को ज्यादा उम्मीद नहीं थी। अप्रत्याशित रूप से व्यापार सेवा सहायक ने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में ऐसा है। आयुष सिंह ने ये लाइजियांग के पास पश्चिम चौथे लूप में काफी सारी संपत्तियां खरीदी हैं। अपने आप में यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या? लियू येहुई ने पूछा। ये व्यवसाय सेवा सहायक निश्चित रूप से एक उच्च स्तरीय प्रतिभा थी। अगर कोई छोटी सी बात होती तो वह आमतौर पर सीधे बोल देता। बिजनेस सर्विस असिस्टेंट ने कहा, लेकिन इस बार आयुष्मान सिंह पागल हो गया लगता है। आयुष सिंह को खुश करने के लिए उसने आयुष सिंह के नाम पर कुछ 100 मिलियन की जमीन खरीदी। मेरे विश्लेषण के अनुसार इस मामले में 2 संभावनाएं हैं। लियू येहुई ने उत्सुकता से पूछा, क्या संभावनाएं हैं? मुझे बताओ। बिजनेस सर्विस असिस्टेंट ने अपने चश्मे को थोड़ा ऊपर उठाया और कहा, क्योंकि आयुष सिंह ने अचानक कहा कि वह फेग्युआन झील की पहाड़ी पर कब्जा करना चाहता है और वहां का राजा बनना चाहता है। आयुष्मान सिंह ने पूरी पहाड़ी खरीद ली और उसने कुछ अन्य जमीन के टुकड़े भी खरीदे जो ये लाइजियांग के पास हैं। और इसे खरीदने का कारण काफी मनोरंजक है। बिजनेस सर्विस असिस्टेंट ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका कारण यह है कि हाल ही में आयुष सिंह की शारीरिक स्थिति में सुधार हुआ है और आयुष्मान सिंह ने सोचा कि यह आयुष सिंह द्वारा उसके स्वास्थ्य के बदले में पैसे बर्बाद करने के कारण हुआ है। इसलिए उसने आयुष सिंह के साथ मिलकर पैसे बर्बाद किए। आयुष सिंह को कुत्ते पालने का शौक है, इसलिए उसने ये लाइजियांग के पास जितनी भी जमीन खरीदी थी उसे आयुष सिंह को अपने कुत्तों को घुमाने के लिए दे दिया। लियू येहुई खुद को रोक नहीं पाए और जोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा, यह आयुष्मान सिंह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी उम्र में पागल हो जाएगा। क्या कोई और खबर है? व्यापार सेवा सहायक ने कहा, हाँ, वर्तमान में आयुष्मान सिंह अभी भी भूमि और इमारतें खरीद रहा है। ऐसा कहा जाता है कि उसने 400 मिलियन युआन से अधिक की पूंजी खर्च की है। निदेशक लियू, आपको क्या लगता है? लियू येहुई ने कुछ देर सोचा और अचानक पूछा, आयुष्मान सिंह इतनी बड़ी रकम का इस्तेमाल आसानी से नहीं करेगा। क्या आयुष सिंह की शारीरिक स्थिति में वाकई सुधार हुआ है? क्या ये पश्चिमी चौथे लूप के बारे में किसी सरकारी नीति के कारण हो सकता है? फिलहाल हमने पश्चिमी चौथे लूप को विकसित करने की किसी सरकारी योजना के बारे में नहीं सुना है, व्यापार सेवा सहायक ने कहा। लेकिन आयुष सिंह की शारीरिक स्थिति वास्तव में बेहतर के लिए बदल गई है। इससे पहले जब वह फेग्युआन झील पर पहाड़ी खरीदना चाहता था तो किसी ने उसे 2 किलोमीटर से अधिक कुत्तों के साथ घूमते हुए देखा था और वह थका हुआ नहीं लग रहा था। अच्छा, लियू येहुई ने जोर से ताली बजाई। आयुष्मान सिंह आयुष सिंह पर कितना प्यार करता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर आयुष सिंह का बीमार शरीर वास्तव में ठीक हो जाता तो आयुष्मान सिंह वास्तव में ऐसा कुछ करता। क्या हमारे पास पश्चिमी चौथे लूप पर कुछ जमीन के टुकड़े नहीं हैं जिनके बारे में आयुष्मान सिंह को पता नहीं है? इसे किसी और के हाथों में जाने दो और उसे सब बेच दो। बिजनेस सर्विस असिस्टेंट ने सावधानीपूर्वक पूछा। निदेशक लियू, आपका मतलब है? लियू येहुई ने ठंडे स्वर में कहा, जो नहीं पूछना चाहिए वह मत पूछो। अब जाओ। हाँ। बिजनेस सर्विस असिस्टेंट को पसीना आ गया और वह तुरंत वहां से चला गया। जब ऑफिस में केवल वही बचा था तो लियू येहुई ने ठहाका लगाया और हंस पड़ी। हे आयुष्मान सिंह, इस बार मैं तुम्हें याद रखने लायक कुछ जरूर दूंगी, हा। अध्याय 63। आयुष सिंह को उच्च अधिकारियों की योजनाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह अपनी कक्षा की मेज पर बेफिक्र होकर लेटा हुआ था, अपने परिष्कृत फाउंटेन पेन से खेल रहा था जिसकी कीमत 3800 युआन थी। उसे हेलीकॉप्टर के प्रोपेलर की तरह घुमा रहा था। ऐसा करते हुए वह सोच रहा था, अब जब मेरे स्वास्थ्य विशेषता अंक अधिकतम 100 अंक पर हैं तो ये समझाना मुश्किल होगा कि मेरा बीमार शरीर अचानक पूरी तरह से ठीक कैसे हो गया। हालांकि मेरे परिवार ने अभी इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अंततः वे समझ जाएंगे और इसे समझ जाएंगे। मुझे इस स्थिति को सुचारू रूप से समझाने के लिए एक योजना के बारे में सोचना होगा। कोई भी यह स्वीकार करने से नहीं बच सकता कि आयुष सिंह की सोच सही थी। उसके दिमाग में जो सिस्टम था उसके बारे में कोई नहीं जान सकता था। कोई भी यह नहीं बता सकता था कि सिस्टम कैसे आया और उसके दिमाग में कैसे आया, यहाँ तक कि खुद आयुष सिंह भी नहीं। बेशक उसने इस पर ज्यादा सोचने की योजना नहीं बनाई थी। अब उसे जो करने की जरूरत थी वह यह सोचना था कि उसका शरीर अचानक कैसे ठीक हो गया। बर्बादी का बहाना बनाना और बदले में स्वर्ग से आशीर्वाद पाना स्पष्ट रूप से एक उचित कारण नहीं था। आखिरकार यह विज्ञान का युग था। मुझे क्या करना चाहिए? ईमानदारी से कहूं तो आयुष सिंह की अपने माता पिता के बारे में धारणा बहुत अच्छी थी। वह उनसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन सिस्टम के मामले में उसके पास कोई विकल्प नहीं था। ऐसी अस्पष्ट बात को समझाने की कोशिश करने से मामला और भी बिगड़ जाएगा। उन्हें बताइए कि व्यायाम के कारण मेरा शरीर ठीक हो गया। ये संभव नहीं है। आयुष सिंह ने एक एक करके अपनी उंगलियों पर गिनती की। कहिए कि मुझे पहले जहर दिया गया था। ये काम नहीं करेगा। इस शरीर की पिछली स्थिति निश्चित रूप से जन्मजात कारक थी। ये संभव नहीं है कि उन्होंने अतीत में इसका इलाज करने की कोशिश नहीं की, लेकिन वे इसे ठीक करने में सफल नहीं हुए। उन्हें ये बताना कि मेरी बीमारी अचानक ठीक हो गई, ये भी यथार्थवादी नहीं है। जेनेटिक उत्परिवर्तन। आयुष सिंह को अपने अंडकोश में दर्द महसूस हुआ। अगर मैं ऐसा कहूंगा तो मुझे निश्चित रूप से पकड़ लिया जाएगा और गिनी पिग बनने के लिए प्रयोगशाला में भेज दिया जाएगा।
गलती से कोई 1000 साल पुराना ऋषि मशरूम या 10,000 साल पुराना स्नो जिनसेंग खा लिया। ये तो और भी अवास्तविक था। ये तो किसी वुक्सिया ड्रामा जैसा लग रहा है। वुजिया नाटकों की बात करें तो आयुष सिंह को अचानक एक विचार आया। हाँ, ये सही है। उपन्यास रिटर्न ऑफ द कॉन्डोर हीरोज में एक कथानक है जिसमें जियाओ लोंगनू एक चट्टान से गिरती है और नीचे झील में मछली खाती है, जिससे उसके शरीर में मौजूद जहर ठीक हो जाता है। मूल रूप से ये शरीर को धीरे धीरे ठीक करने के लिए कुछ खाने के बारे में है। मैं इस विचार का उपयोग कर सकता हूँ और कह सकता हूँ कि मैंने कुछ ऐसा पे पिया जिससे मेरा शरीर ठीक हो गया। इस बारे में सोचते हुए आयुष सिंह ने तुरंत एक टेक्स्ट संदेश भेजा। जियाओई, वह एक्साइटेड बेवरेज एक जो मैं हमेशा पीता हूँ, उनकी फैक्ट्री कैसी चल रही है? क्या यह एक मजबूत कंपनी है? बहुत जल्दी, जियाओई ने जवाब दिया, मुझे इस बारे में ज्यादा यकीन नहीं है। युवा मास्टर, क्या बात है? आयुष सिंह, यह ऐसा है, मैं सोच रहा था कि मेरा शरीर अचानक कैसे ठीक हो गया। मैं पहले तो काफी हैरान था, लेकिन अचानक मुझे याद आया कि पहले जब मैंने यह एक्साइटेड पे पदार्थ पिया था तो मुझे काफी आराम महसूस हुआ था। इसलिए मैंने इसे काफी दिनों तक पिया और मेरा शरीर वास्तव में बहुत बेहतर महसूस करता था। अब मुझे लगता है कि मेरा शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया है। इस प्रकार मैंने सोचा कि यह किसी गुप्त पुश्तैनी नुस्खे के कारण हो सकता है जिसका उपयोग वे इस पे पदार्थ में करते हैं जिसने मेरे शरीर को ठीक किया। मेरे वर्तमान शरीर की बनावट के साथ मैं इस पे पदार्थ को पीना बंद नहीं कर सकता, अन्यथा मेरा पूरा शरीर असहज महसूस करता है। आयुष सिंह को पता था कि यह एक्साइटेड पे एक कार्यात्मक पे है जो शरीर को लाभ पहुंचाने के लिए पे में पोषक तत्व जोड़ता है, न कि केवल संतरे के जूस जैसा कोई साधारण पे। अगर मैं कहूं कि इस चीज को पीने से ही मेरा शरीर ठीक हो गया तो शायद मेरे माता पिता मुझ पर विश्वास न करें, इसलिए मुझे कुछ और भी सोचना होगा। आजकल मैं अक्सर डॉग ट्रेजर अचार खाता हूं, बस यही होगा। दरअसल जियाओई ने संक्षेप में उत्तर दिया, वास्तव में मैं अब ओल्ड मास्टर को रिपोर्ट करूंगा। इससे काम चल जाना चाहिए, कम से कम इस समस्या को छिपाने के लिए एक आधार तो मिल ही जाएगा जिसकी वजह से मेरे अंकोश में दर्द हुआ। फिर जब मेरी अन्य विशेषताएं भी बढ़ जाएंगी तो इसे समझाना आसान हो जाएगा। चूंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया है, इसलिए अन्य विशेषताएं भी स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। इस बार जवाब मिलने में उसे 10 मिनट से ज्यादा का समय लग गया। आयुष सिंह ने जब जवाब पढ़ा तो वह हैरान रह गया। पिता, अरे बदमाश, मैं तुम्हारे स्कूल के मीटिंग रूम में हूँ, अभी आ जाओ। इतनी जल्दी? मेरे पिताजी खुद आए। आयुष सिंह तुरंत उठ खड़ा हुआ, जिससे उस समय पढ़ा रहे शिक्षक को स्पष्ट रूप से झटका लगा। आयुष सिंह ने धीरे से कहा, शिक्षक, मैं छुट्टी लेकर कुछ देर के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। शिक्षक, तुम जा सकते हो, जल्दबाजी मत करो। मुझे पता है। आयुष सिंह धीरे धीरे और इत्मीनान से कक्षा से बाहर चला गया, फिर तीसरे तल पर बैठक कक्ष में कुछ कदम दौड़ा। जब उसने दरवाजा खोला तो वह तुरंत हैरान रह गया। पिताजी, आपने पूरा अस्पताल यहाँ ला दिया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि आयुष सिंह इतने आश्चर्यचकित थे। आयुष्मान सिंह ने सचमुच एक पूरी मेडिकल टीम को यहाँ भेज दिया। मीटिंग रूम में कम से कम 5 से 6 डॉक्टर थे और बड़ी से लेकर छोटी तक के आकार वाली 7 से 8 मेडिकल मशीनें थीं। जब से आयुष्मान सिंह ने शियाओई को मैसेज किया था, तब से लेकर जब तक आयुष्मान सिंह स्कूल नहीं पहुंच गया था, तब तक केवल 15 मिनट से भी कम समय बीता था। इतना बड़ा हंगामा मचाने से यह स्पष्ट था कि आयुष्मान सिंह को आयुष सिंह की कितनी परवाह थी। आयुष्मान सिंह ने आयुष सिंह को सिर से पैर तक ध्यान से देखा और उसे अपने पास बुलाया। शियाओई ने मुझे सब कुछ बता दिया है, अभी यहाँ आ जाओ, डॉक्टर से जांच करवाओ। ओह ठीक है। आयुष सिंह मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। उनके दिल की धड़कन, मांसपेशियों की प्रतिक्रिया और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की जांच के बाद डॉक्टर ने सिर हिलाया, मुस्कुराया और कहा, बधाई हो सीओ सिंह, सीओ सिंह, सीओ सिंह। युवा मास्टर आयुष का शरीर वास्तव में सामान्य हो गया है और इस समय बहुत स्वस्थ है। बस उनकी मांसपेशियों की ताकत और इस तरह की चीजें अभी भी काफी कमजोर हैं। लेकिन चूंकि उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया है, मुझे विश्वास है कि अन्य पहलू भी धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगे। कितना अच्छा डॉक्टर है। आयुष सिंह उसे चूमना चाहता था इन शब्दों के साथ। भले ही उसकी अन्य विशेषताएं 100 अंक तक पहुंच गईं, उसके माता पिता को अब और संदेह नहीं होगा। ये सुनकर कि आयुष सिंह की सेहत में वाकई सुधार हुआ है, आयुष्मान जोर से हंसा और अचानक डॉक्टर से बोला, आज की जांच से पता चला है कि आयुष का शरीर वाकई बेहतर हुआ है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा। क्या आप समझे? डॉक्टर ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया। तो सीओ सिंह, सीओ सिंह, सीओ सिंह, अब हम वापस चलेंगे, आप जा सकते हैं। आयुष्मान ने सिर हिलाया। सभी डॉक्टरों के चले जाने के बाद आयुष सिंह ने सावधानीपूर्वक पूछा, पिताजी आप? मूर्ख बच्चे, मैं। आयुष्मान ने आयुष सिंह के सिर को सहलाया, लेकिन आह भरते हुए कहा, मुझसे विशिष्ट कारणों के बारे में मत पूछो, बस इतना जान लो कि मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ, मुझे समझ आ गया। आयुष सिंह को कारण का पता नहीं था, लेकिन उसने आज्ञाकारी ढंग से अपना सिर हिलाया। आयुष्मान सिंह मुस्कुराया और विषय बदल दिया। उसने कहा, आओ मुझे बताओ, तुम कैसे ठीक हो गए? मैंने शियाओई से सुना है कि तुम कुछ एक्साइटेड पे पीने से ठीक हो गए। आयुष सिंह ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, मुझे भी ऐसा ही लगता है, मुझे भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। मुझे ये पे पीते समय बहुत अच्छा लगा।
उत्तेजित पेय पदार्थ अधिकारपूर्वक बीमारियों का इलाज नहीं कर सकते। आयुष्मान सिंह ने अपनी थोड़ी को छुआ। तो आप आमतौर पर और क्या खाते थे? आयुष सिंह ने कहा, कुत्ते अचार को बहुत पसंद करते हैं। मुझे इस डिश के साथ चावल खाना पसंद है। ये दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। हे हा, क्या ऐसा हो सकता है कि एक्साइटेड और डॉग ट्रेजर को एक साथ मिलाने पर आपके शरीर को ठीक करने में मदद मिली हो? ये काफी आश्चर्यजनक है। आयुष्मान सिंह ने और अधिक विवरण पूछने की योजना बनाई थी। आखिरकार ये स्पष्टीकरण काफी अविश्वसनीय लग रहा था, लेकिन उसने अचानक सोचा, भूल जाओ, मैं अब और नहीं पूछूंगा। भगवान ने आयुष के शरीर को ठीक होने दिया है, यह अपने आप में पहले से ही बहुत भाग्यशाली बात है। मुझे लालच नहीं करना चाहिए, अगर नहीं तो मैं इस भाग्य को खराब कर सकता हूँ। ये सोचकर आयुष्मान सिंह ने तुरंत पूछना बंद कर दिया और इसके बजाय आयुष सिंह को निर्देश दिया, चूंकि मेरे घर के छोटे से भटके हुए बच्चे का शरीर ठीक हो गया है, तो मैं अब अपने दिल को आराम दे सकता हूँ। याद रखें, अपने शरीर के पूरी तरह से ठीक होने के मामले के बारे में इस बारे में किसी से कुछ भी न कहें। बस उन्हें बताएं कि आप थोड़ा बेहतर हो गए हैं। क्या आप समझे? हाँ, मैं समझ गया। आयुष सिंह ने अपनी नाक सूंघी। तो अब मैं वापस क्लास में जाऊंगा। जाओ, छोटे बदमाश। हालांकि उसने ये कहा, आयुष्मान को अभी भी अपनी नाक में दर्द महसूस हो रहा था। यह वाकई बहुत अच्छी खबर है। इस दिन का हर दिन और रात इंतजार था, 10 साल से ज्यादा समय से इंतजार था। अब आखिरकार ये दिन आ ही गया। अध्याय 64। बहुत जल्दी ही दोपहर हो गई। आयुष सिंह ने अपना सामान पैक किया और लंच के लिए तैयार हो गया। जब वह कक्षा से बाहर निकला और उसने देखा कि काजल पहले से ही दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहा है, तो उसने उत्सुकता से पूछा, ओह शिनिक्सन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम इन दिनों अकेले लंच नहीं कर रहे हो? काजल शर्मा गई। बाएं और दाएं देखते हुए और ये देखते हुए कि कोई भी उनकी ओर नहीं देख रहा है, उसने धीरे से कहा, आयुष, मैं दोपहर के भोजन के लिए स्टीम बोट लेना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? ये कहने के बाद ये छोटी लड़की फिर से शर्मा गई और बोली, ये सबसे अच्छा है अगर आसपास छोटे लोग हों, अधिमानतः एक निजी कमरा। ओह, मुझे साथ में स्टीम बोट करने के लिए सक्रिय रूप से आमंत्रित करना, इसे छोटे बच्चों वाली जगह पर करना बेहतर होगा। बेहतर होगा कि एक निजी कमरा हो। आयुष सिंह की पहली प्रतिक्रिया ये थी कि उसने आज दरवाजा गलत तरीके से खोला होगा। उसके घर की शिनशिन संभवतः उसे भोजन के लिए सक्रिय रूप से आमंत्रित नहीं कर सकती थी। वह निश्चित रूप से ऐसी व्यक्ति नहीं थी जो इतनी सक्रियता से काम करती हो। उसकी दूसरी प्रतिक्रिया ये सोचना था कि क्या उसके परिवार के पास फिर से पैसे खत्म हो गए हैं। इसलिए आयुष सिंह बहुत उत्साहित नहीं थे, लेकिन उन्होंने उत्सुकता से पूछा, क्यों? यह आपकी शैली नहीं लगती। तुम बड़े बेवकूफ हो, बस इतना बताओ कि तुम सहमत हो या नहीं। काजल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और गुस्से से बोला, अगर तुम सहमत नहीं हो तो मैं जा रहा हूँ। मैं तुमसे परेशान नहीं हो सकता। मैं सहमत हूँ, मैं क्यों सहमत नहीं होऊंगा? आयुष सिंह ने अपनी उंगलियां चटकाईं। तो चलो बाहर चलते हैं। चूंकि मेरे घर की शिनशिन आज स्टीम बोट खाना चाहती है, इसलिए हमें सबसे अच्छे रेस्तरां में जाना चाहिए। कौन है तुम्हारे घर का शिनशिन? काजल ने अपना पैर पटका और कुछ कदम दौड़ी, जिससे आयुष सिंह और उसके बीच 2 मीटर की दूरी हो गई। पीछे आओ, तुम्हें मेरे बगल में चलने की अनुमति नहीं है। नहीं तो मैं तुम्हारा कान दबा दूंगी। इस छोटी लड़की के पास आज कुछ चल रहा है। आयुष सिंह ने उसकी थोड़ी को छुआ। एंड जब हम उस जगह पर पहुंचेंगे तो मैं उससे ठीक से पूछूंगा। अपने सोआरिंग एंजल में सवार होकर 3 प्रार्थना देवदूत आगे बढ़े और आसपास के सबसे शानदार इंपीरियल होटल की ओर बढ़े। 6 महिला नौकरों को दरवाजा खोलने की जिम्मेदारी दी गई, जबकि 3 पुरुष नौकरों को लॉबी मैनेजर की तलाश करने का काम सौंपा गया। मेरे युवा मास्टर स्टीमबोट खाना चाहते हैं। ध्यान से सुनो, मुझे सबसे अच्छा सूप बेस, सबसे अच्छा मांस, सबसे अच्छा वातावरण और सबसे अच्छी सेवा चाहिए। अगर किसी भी चीज से मेरे युवा मास्टर असंतुष्ट होते हैं तो हम आपकी दुकान का साइन बोर्ड तोड़ देंगे। लॉबी मैनेजर को पता था कि वे ऐसे लोग नहीं थे जिनके साथ वह सिर्फ उनकी शक्ल देखकर खिलवाड़ कर सकता था, और उसने गुस्से से अपना सिर हिलाया जैसे मुर्गी चावल खा रही हो। हाँ, जरूर, उसे इनाम दो, आयुष सिंह ने नवधनाढ्यों की तरह कहा। 2000। तीनों पुरुष नौकर आराम से काउंटर पर आए और कार्ड स्वाइप किया। तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? क्या तुम्हें जल्दी से यहाँ से चले नहीं जाना चाहिए? लॉबी मैनेजर खुशी खुशी चला गया। काजल एक तरफ खड़े होकर गुनगुनाते हुए बोले, लोमड़ी बाग की ताकत का फायदा उठा रही है। एक नौकर के लिए ये कितनी उपयुक्त प्रतिभा है। आयुष सिंह ने गर्व व्यक्त करते हुए कहा, बेशक, मेरी दृष्टि हमेशा से बहुत अच्छी रही है। होटल के सबसे बेहतरीन निजी कमरे में पहुंचने पर, जिसका नाम एज ऑफ स्प्लेंडर था, अटेंडेंट ने दरवाजा खोला। कृपया अंदर आएं। निजी कक्ष एज ऑफ स्प्लेंडर को केवल एक शब्द से वर्णित किया जा सकता है, वैभव। उनकी नज़र में जो कुछ भी आता था वह सोने या चांदी से जड़ा होता था। छत से लटकता हुआ एक यूरोपीय शैली का पूर्ण कांस्य झूमर, फर्श पर शुद्ध फारसी फर कालीन बिछा हुआ था। यहाँ तक कि लकड़ी की विशाल डाइनिंग टेबल पर भी हीरे जड़े हुए थे। कमरे में सबसे प्रमुख रंग सुनहरा था। कमरा वास्तव में शानदार और भव्य था, और यह हमेशा अमीर लोगों के लिए अपने परिवार और दोस्तों का मनोरंजन करने की पसंदीदा जगह थी। आयुष सिंह निजी कमरे के माहौल से बहुत संतुष्ट थे।
बुरा नहीं है, ये जगह काफी दिलचस्प है। खाना बहुत जल्दी परोसा गया और आसपास के सभी लोग कमरे से बाहर निकल गए, केवल आयुष सिंह और काजल ही बचे। आयुष सिंह ने फिर पूछा, शिनिक्सन, तुमने आज सिर्फ स्टीमबोट खाने के लिए ही मेरी तलाश नहीं की, है ना? अब जब आसपास कोई नहीं है तो तुम ही मुझे बता सकती हो कि समस्या क्या है। यहाँ जगह काफी बड़ी थी और इसे निश्चित रूप से बहुत सुरक्षित माना जा सकता था। काजल ने धीरे से कहा, मैंने सुना है कि अंकल सिंह आज स्कूल में तुम्हें ढूंढने आए थे और वे अपने साथ बहुत सारे डॉक्टर और मशीनें लाए थे। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे शरीर की हालत में बहुत सुधार हुआ है? तुम सही हो। आयुष सिंह को अजीब लगा और उसने पूछा, यह अच्छी बात है, तुम मुझे सिर्फ इसीलिए खोजने आए हो? काजल ने बाएं और दाएं देखा, आयुष सिंह के पास आया और उसके कानों में बोला, हाँ, आपके शरीर की स्थिति में सुधार के बारे में यह बात आप निश्चित रूप से किसी और को नहीं बता सकते। क्या आप समझे? ओह, तुमने भी वही बात कही जो मेरे पिताजी ने कही थी। आयुष सिंह को तुरंत डर लगा। क्यों? मेरे पिताजी ने मुझे कारण नहीं बताया। क्या तुम कम से कम मुझे कुछ तो बता सकते हो? तो आज रात तुम्हें मुझे साथ लेकर आना होगा ताकि तुम फिल्म बना सको कि अप्रत्याशित रूप से आयुष चमत्कार करती है। काजल ने अपनी छोटी उंगली बाहर निकाली। और तुम्हें मेरे निर्देशों का पालन करने और अपने शरीर की स्थिति के बारे में किसी और को न बताने का वादा करना होगा। अगर तुम सहमत हो तो चलो छोटी उंगली की कसम खाते हैं। ठीक है, छोटी उंगली कसम खाओ। आयुष सिंह ने अपनी छोटी उंगली बाहर निकाली और उसे काजल की छोटी उंगली से जोड़कर कसम खाए। फिर उसने चुपके से पूछा, जैसे कि वह कोई चोर हो, तो क्या बात है? काजल ने फिर से आसपास का माहौल देखा, फिर रहस्यमय तरीके से कहा, हमारे परिवारों के बीच घनिष्ठ संबंध होने के कारण मुझे आपके परिवार के कुछ मामले पता हैं, जैसे कि साल में एक बार होने वाली पारिवारिक बैठक और ऐसे ही अन्य मामले। आपका मामला इस पारिवारिक बैठक से जुड़ा है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? आयुष सिंह भयभीत हो गई और उसने पूछा, मेरे शरीर की स्थिति का इस पारिवारिक बैठक से क्या संबंध है? बेशक, ये संबंधित है। काजल ने धीरे से आयुष सिंह को समझाया, तुम्हारा शरीर हमेशा से बहुत खराब रहा है, मुझे ये पता है। तुम्हारे सिंह परिवार में बहुत सारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिवार के सदस्य हैं, इसमें सभी प्रकार के लोग हैं और तुम अंकल सिंह के एकमात्र वंशज हो। इसके बारे में सोचो, अगर तुम्हारे शरीर की हालत खराब है और किसी भी समय मर सकते हैं, तो तुम्हारी स्थिति से ईर्ष्या करने वाले लोग क्या करेंगे? वे करेंगे। इस बात पर सोचते हुए आयुष सिंह को तुरंत लगा कि उसका शरीर ठंडा पड़ गया है। वे निश्चित रूप से कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मैं किसी भी क्षण मर सकता हूँ। उन्हें बस मेरे मरने का इंतजार करना होगा। लेकिन चाहे मैं मर जाऊं या जिंदा, इससे उनका क्या लेना देना है? कैसे संबंधित नहीं है? रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है। काजल की अभिव्यक्ति काफी गंभीर थी। उन्हें लगता है कि आप लंबे समय तक जीवित नहीं रहेंगे, इसलिए एक बार जब आप मर जाते हैं, जब अंकल सिंह 60 वर्ष की आयु तक पहुंच जाते हैं, तो वे स्वचालित रूप से सिंह परिवार के एक बुजुर्ग बन जाएंगे। इसके विपरीत उनकी 90% संपत्ति सिंह परिवार को सौंप दी जाएगी, जो सिंह परिवार के संसाधन पूल का हिस्सा बन जाएगी। क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? काजल की व्याख्या सुनकर आयुष सिंह को तुरंत समझ आ गया। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे पिताजी का पैसा सिंह परिवार के लिए कमाया जा रहा है? वे बिना कुछ किए बड़ी रकम पा सकते हैं। काजल ने कहा, मूल रूप से मेरा यही मतलब है। हालांकि आपका सिंह परिवार बेकार लोगों का समर्थन नहीं करता है, लेकिन ये पैसा उन लोगों में विभाजित किया जाएगा जो पैसा कमाने में सक्षम हैं। व्यवहारिक रूप से उनके पास केवल फायदे हैं और कोई नुकसान नहीं है। थोड़ी देर रुकने के बाद काजल ने फिर कहा, लेकिन अगर अचानक आपका शरीर ठीक हो जाता है, तो आपके अचानक मरने की संभावना कम से कम होगी। हो सकता है कि अगर 10 या 20 साल बाद भी आप जीवित और सक्रिय हैं, तो उस समय तक मेरे अंकल सिंह का एल्डर बनने से पहले का समय अनिश्चित काल के लिए बढ़ जाएगा, या हो सकता है कि वे अपनी व्यावसायिक प्रतिभा के कारण सीधे एल्डर बन जाएं। लेकिन एक बात पक्की है, अंकल सिंह की संपत्ति उनके एकमात्र उत्तराधिकारी को दी जाएगी, जो आप हैं। उस समय तक वे अंकल सिंह की संपत्ति को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। इस बिंदु पर बोलते हुए काजल ने उग्रता से कहा, इसके बारे में सोचो, इतनी बड़ी धनराशि कौन इसका लालच नहीं करेगा? और तुम एक अपव्ययी हो, कौन जानता है कि तुम इस पैसे को कैसे खर्च करोगे? अध्याय 65। ओह, अगर काजल की याद न दिलाती तो मैं खुद इस बारे में नहीं सोच पाता। दरअसल आयुष सिंह को दोष नहीं दिया जा सकता। आखिरकार उसे सिंह परिवार की बैठक के काम करने के तरीके की सही समझ नहीं थी। उसकी धारणा के अनुसार भले ही उसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन उसके परिवार की संपत्ति अभी भी उसके माता पिता की होनी चाहिए। उनकी संपत्ति पर अंतिम अधिकार उसके माता पिता के पास होना चाहिए, किसी और के पास नहीं। लेकिन आज काजल की बातें सुनकर आयुष सिंह को तुरंत सब कुछ समझ में आ गया। सिंह परिवार के इस हद तक विकसित होने का कारण इस नियम पर निर्भर था, संपत्ति का पुनः दावा। कहने का मतलब है, सिंह परिवार की संपत्ति किसी भी कारण से बाहरी लोगों के पास नहीं जाएगी। उनकी संपत्ति केवल और अधिक बढ़ती जाएगी। पैसे कमाने में सक्षम लोगों को अधिक संसाधन आवंटित करना और बिना वारिस वाले लोगों से संपत्ति वापस लेना इस बात को सुनिश्चित करने के लिए था। इस नियम के कारण बाहरी लोगों के लिए सिंह परिवार की संपत्ति जब्त करना विशेष रूप से कठिन था। जिनके बच्चे हैं, उनकी संपत्ति उनके बच्चों को मिलेगी।
चीजों को देखने से ऐसा लगता है कि संपत्ति केवल उनके पुरुष बच्चों को दी जाएगी, महिलाओं को नहीं, या कम से कम अनुपात में अंतर काफी बड़ा होगा। जिन लोगों के बच्चे नहीं हैं, सिंह परिवार उनकी संपत्ति वापस ले लेगा। इस तरह बाहरी लोग जो शादी के माध्यम से सिंह परिवार में शामिल होने की योजना बनाते हैं, फिर उनकी संपत्ति प्राप्त करने के लिए सिंह परिवार के सदस्यों के खिलाफ गुप्त रूप से साजिश रचते हैं, उनके लिए ये तरीका असंभव होगा। यह अच्छी बात होनी चाहिए थी, लेकिन अब जब यह उसके साथ हुआ तो यह अच्छी बात नहीं लगती। कम से कम अब जब उसका शरीर ठीक हो गया है तो ये खबर वाकई गुप्त रखनी ही थी। पका हुआ बत्तख उड़ गया था, कोई भी इस बात से दुखी हो सकता है। किसी को चोरी करने वाले चोर से तो डरना चाहिए, लेकिन चोरी करने की योजना बनाने वाले चोर से भी डरना चाहिए। आयुष सिंह लगातार इस डर से सतर्क नहीं रहना चाहता था कि कहीं अचानक सड़क पर कोई हत्यारा न आ जाए और उसकी जान लेना चाहे। आखिरकार एक असली मौत का सिपाही निश्चित रूप से उसे मारने और फिर आत्महत्या करने में सक्षम था। ये सोचते ही आयुष सिंह को लगा कि उसका शरीर ठंडा पड़ गया है और उसे ठंडा पसीना आ गया है। उसने धीरे से कहा, तुम्हारी याद दिलाने के लिए शुक्रिया शिनशिन, लेकिन तुम मुझे ये क्यों बता रही हो? क्या तुम हमेशा से मुझे नापसंद नहीं करती थी? क्या तुमने सोचा कि मैं तुम्हें बिना किसी कारण के नापसंद करती हूँ? काजल ने गुनगुनाया और कहा, एक भटके हुए आदमी के प्रति कोई भी सामान्य व्यक्ति उसके प्रति कोई पसंद नहीं रखेगा, ठीक है? इसके अलावा जो भी मामला हो, तुम अभी भी नाम के लिए मेरी मंगेतर हो। मेरी मदद करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये कहते हुए काजल का छोटा चेहरा लाल हो गया और उसने मच्छर के स्तर के स्वर में गुनगुनाया, कौन एक भटके हुए आदमी को पति के रूप में पाने के लिए तैयार होगा? ठीक है। आयुष सिंह की काजल के बारे में धारणा तुरंत काफी हद तक सुधर गई। हालांकि यह छोटी लड़की लगातार मेरे खिलाफ जाती थी, लेकिन इसका मुख्य कारण यह था कि वह मुझे सही रास्ते पर वापस लाना चाहती थी। दुर्भाग्य से ये कुछ ऐसा है जो असंभव होने के लिए नियत है। अगर मैं बर्बाद नहीं करता तो मैं विशेषता अंक प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। अगर मैं विशेषता अंक प्राप्त नहीं करता तो मैं एक सच्चा आदमी नहीं बन पाऊंगा। ये वास्तव में एक अघुलनशील पहेली है, आयुष सिंह ने खुद से सोचा। हालांकि वह अपने मन में यही सोच रहा था, लेकिन वह उससे सच नहीं बोल सकता था। आयुष सिंह ने तुरंत विषय बदल दिया, ठीक है, मुझे पता है कि अब क्या करना है। और ठीक है शिनशिन, आज रात स्कूल के बाद मैं तुम्हें लेने जाऊंगा और फिल्म की शूटिंग करूंगा, ठीक है? कम लागत वाली फिल्म अनएक्सपेक्टेडली आयुष क्रिएट्स मिरेकल्स। इस माइक्रो मूवी की लागत प्रति एपिसोड केवल 10,000 युआन होगी। ये बहुत आसान है, यही सही है। ये सुनकर कि आयुष सिंह आखिरकार इतना कुछ बर्बाद नहीं करना चाहती थी, काजल को गहराई से लगा कि उसके प्रयास व्यर्थ नहीं गए। तो मैं स्कूल खत्म होने के बाद अपनी कक्षा में तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम आओ और मुझे ढूंढो। चूंकि हम इस पर सहमत हो चुके हैं, इसलिए तुम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। ठीक है। जैसे ही आयुष सिंह ने सहमति जताई, उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसे इसका पछतावा नहीं था, बस उसकी आंतें हरी हो गई थीं। अरे यार, मेरे घर की शिनशिन का क्लास नंबर क्या है? हे भगवान, स्कूल के बाद मैं उसे कहाँ ढूंढूं? सौभाग्य से आयुष सिंह आखिरकार आयुष सिंह ही था, उसमें अभी भी कुछ तेज सोच थी। जब वे वापस स्कूल लौटे तो आयुष सिंह ने पाठ के लिए सोने का नाटक किया। फिर उसने शियाओई को संदेश भेजा, शियाओई, मुझे एक छात्र खोजने में मदद करो और पूछो कि मेरे घर की शिनिक्सिन कक्षा में कैसा प्रदर्शन कर रही है। देखो कि कोई उसे धमका तो नहीं रहा है या कुछ और। आश्चर्य की बात नहीं है कि लिंग शियाओई को इस बात पर जरा भी संदेह नहीं था कि आयुष सिंह को काजल के क्लासरूम नंबर के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। उसने केवल पूछा, युवा मास्टर, क्या बात है? क्या युवा मैडम को कोई समस्या आ रही है? आयुष सिंह, नहीं, मैं सिर्फ उसकी स्थिति को समझना चाहता हूं। अगर कोई उसे कक्षा में परेशान कर रहा है और मुझे इसके बारे में पता नहीं है, ये शर्मनाक होगा। आखिरकार वह मेरी मंगेतर है ना? ठीक है, असल में मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या स्कूल में कोई उसके प्रति कोई इरादा रखता है। लिंग शियाओई, हाँ, समझ गया। कुछ ही समय बाद लिंग शियाओई ने उसे काजल के स्कूल जीवन की जानकारी भेजी। यंग मैडम दूसरे वर्ष की तीसरी कक्षा में हैं, जो तियानजिन कॉलेज की मुख्य कक्षा है। इस कक्षा के सभी छात्र उत्कृष्ट ग्रेड वाले हैं, उनका मुख्य उद्देश्य पढ़ाई करना है, किसी ने उन्हें तंग नहीं किया। इसके अलावा यंग मैडम के ग्रेड बहुत अच्छे हैं और वह शायद ही कभी पुरुष छात्रों से बात करती हैं। जब भी वह कभी कभार उनसे बात करती हैं तो यह उनके अध्ययन के बारे में, सवालों के बारे में होता है। वर्तमान में लियू परिवार के लियू मिंगचेन के अलावा, जिनके पास हमेशा यंग मैडम के बारे में विचार थे, बाकी सभी बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। मुझे कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसमें कोई विशेष मामला हो। आयुष सिंह, ठीक है, अब मैं राहत महसूस कर सकता हूँ। ठीक है, ये तय हो गया। काजल दूसरे वर्ष की तीसरी कक्षा में है, उसके ग्रेड बहुत अच्छे हैं और केवल लियू मिंगचेन, वह मूर्ख, उसके बारे में विचार रखता है। किसी भी मामले में मुझे भविष्य में लियू मिंगचेन के साथ लड़ाई करनी है। काजल के बारे में उसके जो भी विचार हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। काजल निश्चित रूप से लियू मिंगचेन को पसंद नहीं करेगा। आयुष सिंह इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त था। आखिरकार स्कूल खत्म हो गया। आयुष सिंह ने अपना स्कूल बैग उठाया और धीरे धीरे दूसरे साल की तीसरी कक्षा के दरवाजे पर पहुंचा।
जैसा कि उम्मीद थी, काजल कक्षा में एक किताब पढ़ रहा था। आयुष सिंह दूरी के कारण यह नहीं पहचान पाया कि वह कौन सी किताब है, बस इतना पता था कि वह बहुत मोटी किताब थी। इस वजह से आयुष सिंह को ये पता न होने पर भी प्रभावित होने का एहसास हुआ कि वह किताब किस बारे में है। खांसी खांस शिनशिन, मैं यहाँ हूँ। कक्षा में कोई और नहीं था। इस प्रकार आयुष सिंह मुस्कुराते हुए उसके पास चली गई। तुम कौन सी किताब पढ़ रही हो? इतनी मेहनती, तुम स्कूल खत्म होने के बाद भी इतनी केंद्रित हो। ओह, कुछ खास नहीं, मैं तो बस प्राचीन चीन का इतिहास पढ़ रहा हूँ। काजल ने किताब पलटी, कवर दिखाया जिस पर बड़े अक्षरों में 3 राज्यों के अभिलेख लिखा था और उसके बगल में छोटे अक्षरों की एक पंक्ति थी जिस पर लिखा था, सादे पाठ में स्पष्टीकरण। तुम्हें 3 किंगडम्स पसंद है? आयुष सिंह को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि काजल 3 किंगडम्स के बारे में पढ़ेगा। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें 3 किंगडम्स पसंद आएगा, मुझे सोचने दो। हाँ, अगर मेरे घर के शिनिक्सिन को 3 किंगडम्स में भेजा जाए तो तुम्हारी खूबसूरती निश्चित रूप से दियाओ चान के बराबर होगी। तुम गलत हो, काजल ने गर्व से कहा। दियन चान बहुत कमजोर है। अगर मैं वहां जाता तो कम से कम मैं एक महिला लूबू दो तो बन ही सकता था। ओह ठीक है, आयुष सिंह ने अपना ठंडा पसीना पोंछा। अगली बार जब हम फ्री होंगे तो मैं एक फिल्म बनाऊंगा जिसमें तुम एक महिला लूबू का किरदार निभाओगी। शानदार युद्ध और महाकाव्य लड़ाई, पैसे जलाने के लिए सबसे बढ़िया विकल्प। तुम फिर से बर्बादी की योजना बना रहे हो। काजल ने तुरंत विषय बदल दिया। मुझे भूख लगी है, चलो अब खाना खाते हैं, फिर जाकर अनएक्सपेक्टेडली फिल्म बनाते हैं। उद्धरण चिन्ह, ठीक है, जो आप कहें। वे दोनों तुरंत स्कूल की इमारत से बाहर निकल गए, हमेशा की तरह, एक आगे और एक पीछे। बस इस बार उनके बीच की दूरी पिछली बार की तुलना में थोड़ी कम थी। अगर उनके बीच की मूल दूरी 2 मीटर थी तो अब उनकी दूरी लगभग 1.9 मीटर थी। डिनर के बाद वे आयुष सिंह के सोअरिंग एंजल पर बैठे और सीधे चेन हुई बिल्डिंग की ओर चल दिए। लेकिन वहां पहुंचकर दोनों हैरान रह गए। चेन हुई बिल्डिंग के सामने का प्लाजा युवा पुरुषों और महिलाओं से भरा हुआ था। उनमें से बहुत से लोग साइन बोर्ड पकड़े हुए थे जिन पर लिखा था, लीनियान वेई, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वेई वेई, मेरी देवी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आयुष सिंह ने लापरवाही से चारों ओर नजर घुमाए और अनुमान लगाया कि लगभग 3000 से ज्यादा लोग छोटी सी जगह पर भीड़ लगाए हुए थे। आयुष सिंह की नाक से बलगम लगभग बह निकला। क्या यह क्या स्थिति है?